गुड आफ्टरनून ऑफ यू। हमने पिछली क्लास तक मार्जिनल कॉस्टिंग का रिवीजन खत्म कर लिया था और जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि जैसे ही हम किसी टॉपिक का रिवीजन खत्म करेंगे तो उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे उसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो जाएगा। तो अगर अब आप मार्जिनल कॉस्टिंग की रिवीजन क्लासेस की किसी भी वीडियो को देखेंगे तो उसके डिस्क्रिप्शन में आपको वो पीडीएफ नोट्स का लिंक मिलेगा, तो आप उसकी मदद से उन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप मेरे साथ व्हाट्सएप पर जुड़े हैं, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल था, मैंने आपको बताया था कि मेरे साथ व्हाट्सएप पर कैसे जुड़ना है पिछली क्लासेस में, तो मैंने वो व्हाट्सएप पर भी शेयर कर दिए थे। ठीक है, अब आज की क्लास में ऑफ कोर्स हमें एक नया टॉपिक शुरू करना है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि मार्जिनल कॉस्टिंग भले ही हमारे इंस्टीट्यूट ने एफएम में कवर किया हुआ है, लेकिन वो एक्चुअली में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग नाम के सब्जेक्ट का टॉपिक है। लेकिन आज जो हम टॉपिक शुरू करेंगे वो एफएम का ही टॉपिक है, तो सही मायनों में हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो टॉपिक है वो आज से रिवाइज करना शुरू कर रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है लिवरेजेस। मतलब आज जो हम रिवीजन शुरू करेंगे उस टॉपिक का नाम है लिवरेजेस। एक बात मैं आपको बता दूं, लेवरेजेस में आप देखोगे कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स आएंगे जो कि हमने मार्जिनल कॉस्टिंग में भी डिस्कस किए थे। मतलब मार्जिनल कॉस्टिंग के कुछ कॉन्सेप्ट जो हैं वो इस टॉपिक में आप यूज होते हुए देखेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहां पर ये जो शुरुआत में एक इनकम स्टेटमेंट में डिस्कस करूंगा सब कुछ, ये इनकम स्टेटमेंट आप देखें तो इतनी हमने मार्जिनल कॉस्टिंग में भी डिस्कस की थी, नहीं? ऐसे ही कुछ टॉपिक्स और भी हैं जो मार्जिनल कॉस्टिंग के यहां पर यूज होंगे। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मार्जिनल कॉस्टिंग रिवाइज नहीं किया है तो पहले आप उसकी रिवीजन करने के बाद फिर अगर इसको रिवाइज करेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक, अच्छा, अब लेवरेजेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमेशा से ही। अगर मैं पुराना इंस्टीट्यूट का इतिहास उठा के देखूं, इवन जब एफएम सीएस प्रोफेशनल में कभी हुआ करता था तो वहां पर भी लेवरेजेस एक ऐसा टॉपिक है जो इंस्टीट्यूट ऑलमोस्ट विदाउट फेल हर अटेम्प्ट में पूछता था। लेकिन जो अभी हमारा अटेम्प्ट गया दिसंबर 2023 वाला, उसमें इंस्टीट्यूट ने सरप्राइजिंगली लेवरेजेस से कोई क्वेश्चन नहीं डाला। तो क्योंकि दिसंबर 2023 का एक अटेम्प्ट स्किप हो गया बिना इस चैप्टर के, तो अब ना अगले अटेम्प्ट में मतलब जून 2024 के अटेम्प्ट में इस टॉपिक से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। इसलिए आप मान के चलें कि ये टॉपिक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये भी एक ऐसा टॉपिक है मार्जिनल कॉस्टिंग की तरह, इसमें से भी जो क्वेश्चन आने की एक्सपेक्टेशन है वो 5 मार्क्स के अराउंड की है। मतलब 5 नंबर का एक क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन टॉपिक बड़ा ही आसान है। 5 नंबर लिटरली बिल्कुल स्कोरिंग ही होंगे अगर इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आता है। अब इस टॉपिक में हमने, जैसे मार्जिनल कॉस्टिंग में मैंने आपसे कहा था कि हम पहले एक इनकम स्टेटमेंट वहां पर बना रहे थे, इस टॉपिक की भी शुरुआत में एक इनकम स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने से स्टार्ट कर रहा हूं। लेवरेजेस टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो सब बातें आएंगी। लेकिन जैसे कि मेरा तरीका है चाहे रिवाइज करने का या रेगुलर बैच में पढ़ाने का, मैं हमेशा बेसिक्स लेवल से ही बात करते 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 धीरे धीरे अपने डिस्कशन को एडवांस करता हूं। तो यहां पर भी हम कुछ वैसा ही करेंगे। पहले मैं आपके साथ एक इनकम स्टेटमेंट डिस्कस कर रहा हूं जो कि इस चैप्टर में काफी ज्यादा यूज होने वाली है। और ध्यान रखें, ये एक ऐसी इनकम स्टेटमेंट है जिस पर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन भी बन सकता है। मतलब अगर मैं पास्ट का इतिहास उठाऊं इंस्टीट्यूट के एग्जामिनेशन क्वेश्चंस का, वो कुछ डेटा देगा और उस डेटा की मदद से बोलेगा प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट। मतलब हमें इनकम स्टेटमेंट बनानी भी आ सकती है एग्जाम में, ठीक है। और हाँ, जो हम इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं वहां तो ये इनकम स्टेटमेंट यूज होगी ही, लेकिन ये ऐसी इनकम स्टेटमेंट है जिस पर 16 क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। तो चलिए आइए अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। हमारा पहला पॉइंट जो कि कौन सा है, इनकम स्टेटमेंट। आपको याद होगा मार्जिनल कॉस्टिंग में भी मैंने आपको कई सारे पॉइंट्स लिखवाए थे, तो यहां पर भी हम एक एक करके सारे पॉइंट्स डिस्कस करते चलेंगे और धीरे धीरे करके अपने इस पूरे टॉपिक को रिवाइज कर लेंगे। एक बात फिर से बोलूं, मैं आपको लिखने का वक्त दे दूंगा, अभी आपको सिर्फ मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनना है। जैसे मैंने मार्जिनल कॉस्टिंग में कहा था कि जो बच्चे मुझसे रेगुलर क्लासेस ले चुके हैं उनको तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपके तो रजिस्टर्स पे ऑलरेडी ये नोटेड है। और जो बच्चे मुझे यूट्यूब के माध्यम से पहली बार मिल रहे हैं, मैं आपको लिखने का वक्त दूंगा, अभी सिर्फ आपको लेकिन ध्यान से सुनना है। अगर आपने मार्जिनल कॉस्टिंग रिवाइज किया है तो आपने वहां जो इनकम स्टेटमेंट बनाई थी और यहां पर जो इनकम स्टेटमेंट हम बना रहे हैं, आप देख रहे हैं शुरुआत का हिस्सा आपको बिल्कुल सेम ही लगेगा। वहां पर भी ऐसे ही कुछ था। हमने पहले सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस किया था, फिर कंट्रीब्यूशन आया था, फिर हमने फिक्स कॉस्ट को माइनस किया था, फिर वहां तो सीधे प्रॉफिट आ गया था। लेकिन यहां पर हम बात थोड़ी आगे बढ़ा रहे हैं। यहां पर हमारी इनकम स्टेटमेंट फिक्स कॉस्ट माइनस करते ही खत्म नहीं हो रही है, आप देखेंगे तो ये थोड़ी सी और आगे जा रही है। अब क्योंकि ना यहां चैप्टर दूसरा है, यहां पर एनालिसिस दूसरे तरीके के करने हैं, इसलिए यहां पर ऑफ कोर्स चीजें थोड़ी तो बदलेंगी ना। लेकिन शुरुआत की इनकम स्टेटमेंट देखेंगे तो आपको ये सेम दिखेगी। जैसे मार्जिनल कॉस्टिंग में हम कह रहे थे कि हम किसी भी खर्चे को उसके नेचर के हिसाब से क्लासिफाई नहीं कर रहे हैं। जैसे हम देखते थे कि खर्चे तो बड़े सारे हो सकते हैं बिजनेस में, रॉ मटेरियल का, सैलरी का, वेजेस का, रेंट का, प्रिंटिंग स्टेशनरी का, पोस्टेज टेलीग्राम का, अकाउंटेंट की फीस का, ऑडिट फीस का, बहुत से खर्चे हो सकते हैं। लेकिन हम कह रहे हैं भाई ये चैप्टर बिल्कुल मार्जिनल कॉस्टिंग की तरह ही कहता है
कि इस चैप्टर को खर्चा सिर्फ दो ही नजर से दिख रहा है, या तो वो खर्चा वेरिएबल नेचर का दिखता है या वो खर्चा फिक्स नेचर का दिखता है। अब वेरिएबल कॉस्ट हमारी कौन सी होती थी? वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती थी जो सेल्स के साथ बढ़े घटे, सेल्स बढ़े तो वेरिएबल खर्चा बढ़ जाए, सेल्स घटे तो वो खर्चा घट जाए। एग्जांपल सबसे बेस्ट कौन सा था? रॉ मटेरियल का। तो इस चैप्टर को रॉ मटेरियल नहीं दिखता, इस चैप्टर को क्या दिखता है? इस चैप्टर को ये वेरिएबल कॉस्ट दिखता है। और इसका एग्जाम्पल आपको याद है मैंने दिया था, मान लो हमारे घर के पास का जो हलवाई है किसी दिन ज्यादा समोसे बेच लेता है तो उसको ज्यादा आलू खरीदने पड़ेंगे, किसी दिन कम समोसे बिकते हैं उसके तो कम आलू खरीदने पड़ेंगे। मारुति की बात करें तो ज्यादा गाड़ियां बेचेंगे तो गाड़ियों में लगता है स्टील, ज्यादा स्टील खरीदना पड़ेगा। गाड़ियों में टायर लगते हैं, ज्यादा गाड़ियां बिकेंगी तो ज्यादा टायर्स खरीदने पड़ेंगे, कम गाड़ियां बिकेंगी तो कम टायर्स खरीदने पड़ेंगे। ये कौन सी कॉस्ट है? वेरिएबल कॉस्ट है। तो रॉ मटेरियल का खर्चा इस चैप्टर को रॉ मटेरियल का नहीं दिखेगा, क्या दिखेगा? वेरिएबल कॉस्ट दिखेगा। मान लीजिए हमने एक सेल्समैन रखा हुआ है और उसको बोला है जितने यूनिट बिकवाएगा हर एक यूनिट के तुझे 5 रुपए देंगे। उसने पूरे साल भर में 10,000 यूनिट्स बिकवा दिए तो उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे? 50,000 रुपए देने पड़ेंगे। ज्यादा बिकवाएगा तो ज्यादा देने पड़ेंगे, कम बिकवाएगा कम पैसे देने पड़ेंगे। तो ये भी खर्चा, सेल्समैन की कमीशन, ये खर्चा भी इस चैप्टर को क्या दिखेगा? एक वेरिएबल खर्चा दिखेगा। अब आ जाइए फिक्स खर्चों पर। फिक्स खर्चे कौन से होते थे? ऐसे खर्चे जिनका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है, आप बनाओ बेचो ना बेचो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि हमने कहा था रेंट का पेमेंट, लैंडलॉर्ड को कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी ज्यादा सेल हो रही है, कम सेल हो रही है, नहीं सेल हो रही है, तो रेंट का खर्चा हमारे लिए कौन सा खर्चा था? एक फिक्स खर्चा था। ऐसे ही सैलरी अगर हमने अपने परमानेंट एम्प्लॉइज को पे करनी है तो वो भी हमारा फिक्स नेचर का ही खर्चा होता है। मतलब आपको ये बात बिल्कुल सेम दिख रही है कि हम यहां पर भी खर्चों को दो हेड्स में क्लासिफाई कर रहे हैं, एक वेरिएबल कॉस्ट और दूसरा फिक्स कॉस्ट। जैसे हम वहां पर ये कह रहे थे कि सेल में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करेंगे तो हमारा कंट्रीब्यूशन आएगा, यहां पर भी हम सेम बात कह रहे हैं कि सेल में से अगर हम वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे? कंट्रीब्यूशन बोलेंगे। एग्जांपल अगर आपको याद हो, मैंने आपसे कहा था कि मान लो हम इस पेन के बिजनेस में हैं, ये पेन हम बना के बेच रहे हैं और हमारा पेन मार्केट में 10 रुपए का बिकता है। तो जब ये पेन 10 रुपए का बिकेगा तो पहले आपको ये पेन खरीदना भी तो पड़ेगा। मान लो हम घर पे 6 रुपए का पेन खरीद के लेके आते हैं, इसका मतलब हर एक पेन बेचेंगे तो हमारा 4 रुपए का हमें कंट्रीब्यूशन मिलता है। मतलब जितने पेन बेचेंगे पर पेन हमें 4 रुपए बचेंगे। जब मैं ये पेन बेच रहा था, याद करो मैं कह रहा था मुझे खुशी 10 रुपए की नहीं हो रही है, मुझे खुशी सिर्फ 4 रुपए की हो रही है, क्योंकि ये 10 रुपए कमाने के लिए पहले 6 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। ये पेन पहले खरीदूंगा तभी तो बेचूंगा, इसलिए पहले 6 रुपए की लागत लगेगी तब जाके 10 रुपए आएंगे। तो हर एक पेन जो बेच रहे थे हम कह रहे थे कि वो हमारे लिए एक कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है। याद करो मैंने गुल्लक बनवाया था, मैंने कहा था जब जब पेन बेचेंगे गुल्लक में हम 4 रुपए डालते जाएंगे। क्यों? क्योंकि 6 रुपए तो खर्च कर दिए, 10 रुपए आए थे तो नेट में 4 बचे। तो मान लो मैंने गुल्लक में पैसे डालना शुरू किए और जब मैंने पूरा साल खत्म कर लिया, देखा 1 लाख पेन बेचे, तो गुल्लक से कितने निकलेंगे? गुल्लक से 4 लाख रुपए निकलेंगे। कमाए 10 लाख थे, रेवेन्यू 10 लाख का आया था, 1 लाख इंटू 10, लेकिन 6 लाख रुपए के हमें पहले पेन खरीदने भी तो पड़े होंगे, 1 लाख इंटू 6, तो हमारे पास कितने होंगे? 4 लाख। ये जब गुल्लक तोड़ा 4 लाख रुपए निकले। इस 4 लाख रुपए से हमने फिर क्या पे किया होगा? हमने फिक्स कॉस्ट पे की होगी। तो ये बात आपको याद आई गई होगी कि हमने जब सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस किया तो हमने कहा था उसे कंट्रीब्यूशन बोल रहे थे, और फिर कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस किया, वहां पर हम प्रॉफिट कह रहे थे, यहां पर हम कुछ और कह रहे हैं। यहां पर हम कह रहे हैं कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं इस पर आऊंगा, लेकिन मैं अगर सिर्फ इतने हिस्से को ही एनालाइज करवाऊं, सिर्फ इतने हिस्से को एनालाइज करवाऊं, ये जो दो कॉस्ट आपको यहां पर दिख रही है ना, ये जो दो कॉस्ट यहां पर दिख रही हैं, इन दोनों कॉस्ट को हम बोलते हैं, ये पता है हमारी कौन सी कॉस्ट है? ये हमारी बिजनेस की कॉस्ट है। ये कौन सी कॉस्ट है? बिजनेस की कॉस्ट है। बिजनेस की कॉस्ट मतलब इनको हम बोलते हैं ये हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट है। ये कौन सी कॉस्ट है? ये हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट है। ध्यान रखना, अब कुछ नई बातें आ रही हैं जो ऑफ कोर्स मार्जिनल कॉस्टिंग में नहीं थी, यहां पर है। तो हमने यहां पर क्या बोला कि ये जो दो कॉस्ट हम यहां पर लगा रहे हैं, एक वेरिएबल कॉस्ट और एक फिक्स कॉस्ट, इनको हम ऑपरेटिंग कॉस्ट भी बोलते हैं। इनको ऑपरेटिंग कॉस्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए ये दो खर्चे तो लगेंगे। आप अगर मान लो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने का सोचते हो, कोई भी मतलब कोई भी, दिमाग में कोई भी बिजनेस ले आओ, अगर आप कोई भी बिजनेस करोगे तो आपके ये दो कॉस्ट तो लगेंगी। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने सोचा कि मैं कपड़े का शोरूम खोलूंगा, गारमेंट्स का शोरूम खोलूंगा। अब मैंने जैसे ही सोचा शोरूम खोलूंगा, तो शोरूम खोलते ही पहले मुझे डिस्प्ले के लिए कपड़े भी खरीदने पड़ेंगे, मतलब स्टॉक भी खरीदना पड़ेगा। मतलब एक तरह से देखा जाए तो मैं पहले कपड़े खरीदूंगा तभी तो आगे बिकेंगे। मेरे लिए कौन सी कॉस्ट है? वेरिएबल कॉस्ट है। बहुत अच्छा काम चल रहा है तो ज्यादा कपड़े खरीदने पड़ेंगे, कम काम चल रहा है कम खरीदने पड़ेंगे, मतलब वेरिएबल कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी। मैंने हो सकता है सेल्समैन रखा हो, सेल्समैन का मन लगा रहा है कि कस्टमर आए तो वो उसको दिखाए अच्छे से, तो सेल्समैन को मैंने बोला जितने कपड़े बिकवाएगा 5% कमीशन तेरा।
तो ये कौन सी कॉस्ट है? वेरिएबल कॉस्ट है, मतलब मुझे वेरिएबल कॉस्ट भी इनकर करनी पड़ी। और अगर मैंने शोरूम खोला है और अगर मैंने किराए की जगह से खोला है तो रेंट पे करना पड़ेगा, मेरे लिए फिक्स कॉस्ट है। वहां पर मैंने कुछ मान लो परमानेंट एम्प्लॉइज, सेल्समैन नहीं है, परमानेंट एम्प्लॉइज भी रखे हुए हैं, तो उनको मुझे सैलरी पे करनी पड़ेगी, मतलब अकाउंटिंग वगैरह के लिए मान लो मैंने एक और लड़का रखा हुआ है तो उसको सैलरी पे करनी पड़ेगी, तो वो कौन सा खर्चा है? फिक्स खर्चा है। मैं कह रहा हूं कोई भी बिजनेस दिमाग में ले आओ, अगर आप कोई बिजनेस करोगे तो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए दो खर्चे लगेंगे, एक वेरिएबल खर्चा और दूसरा फिक्स खर्चा। इसलिए इन दोनों को कौन सा खर्चा बोलते हैं? हम ऑपरेटिंग कॉस्ट बोलते हैं। अब फर्दर एनालिसिस करते हैं। ये जो दो खर्चे होते हैं ना, जानते हो इसमें जो हमें सबसे ज्यादा टेंशन होती है वो फिक्स कॉस्ट को रिकवर करने की होती है। वेरिएबल कॉस्ट की रिकवरी की किसी भी बिजनेसमैन को टेंशन नहीं होगी। अगर मान लो मैं सामान बेच ही नहीं पा रहा तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं लगेगी। मैं समोसा बनाता हूं, मतलब मान लो हलवाई हूं, समोसा बनाता हूं लेकिन समोसे बिकता ही नहीं है, तो आलू खरीदने की टेंशन लेगी, पता नहीं यार आलू खरीद पाऊंगा नहीं खरीद पाऊंगा। अरे भाई समोसे का ऑर्डर आएगा तो आलू भी खरीद लेंगे। मारुति के पास दिख रहा है कि उसकी कार बहुत बिक रही है तो स्टील भी खरीद लेंगे। मतलब वेरिएबल कॉस्ट ऑफ कोर्स लगती ही तब है जब हमारा प्रोडक्ट डिमांड में हो, जब प्रोडक्ट सेल हो रहा हो। सेल नहीं होगी तो वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं होगी, क्या दिक्कत है? इसलिए मैं कह सकता हूं कि जो ये वेरिएबल कॉस्ट होता है ना, इस वेरिएबल कॉस्ट पर कोई भी रिस्क नहीं होता। देयर इज नो रिस्क अटैच्ड, इसमें कोई रिस्क नहीं है। आपका बिजनेस चलेगा तो ये खर्चा लगेगा, नहीं चलेगा तो नहीं लगेगा, क्या दिक्कत है? लेकिन जो ये फिक्स कॉस्ट होती है ना, ये तो पूरा पूरा रेड फ्लैग है। इसमें अच्छे खासा रिस्क होता है। रिस्क मतलब ये कि अगर मेरा बिजनेस नहीं भी चला तो भी मुझे ये पे करना पड़ेगा। ये एक ऐसा खर्चा है जिसकी वजह से ज्यादातर जो बिजनेस है ना, बिजनेस आइडियाज है, वो आइडिया ही बन के ले जाते हैं। कितने लोग आप जैसे जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ोगे आपको कितने लोग मिलेंगे जो जबरदस्ती जॉब कर रहे होंगे, उनका मन है कि कोई बिजनेस में हम खुद से अपने आप को इन्वॉल्व करें। उनको पता है कि बिजनेस करने से शायद मैं बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा भी लूंगा, लेकिन एक डर भी है साथ में, क्या? मैंने बिजनेस अगर खोल लिया तो जो मेरी अभी फिक्स सैलरी आ रही है, मान लो कहीं पर वो जॉब भी कर रहा है, सैलरी आ रही है, वो सैलरी आना बंद हो जाएगी। बिजनेस खोलते ही एक नया खर्चा शुरू हो जाएगा, फिक्स खर्चा शुरू हो जाएगा। सोचो एक ऐसा एम्प्लॉय जिसके दिमाग में एक बड़ा जबरदस्त बिजनेस आइडिया है, वो बिजनेस करना चाहता है, लेकिन ऐसी जॉब में अभी काम कर रहा है जहां पर उसको महीने का 1 लाख मिलता है। वो जॉब छोड़ के बिजनेस करना चाहता है लेकिन कर ही नहीं पाता। वो इतना अपना करेज नहीं जुटा पाता। क्यों? क्योंकि उसको एक डर है कि मैं अगर जॉब छोड़ दूंगा तो जो हर महीने 1 लाख रुपए आ रहे हैं वो आना बंद हो जाएंगे, और बल्कि मैं जो बिजनेस स्टार्ट करूंगा किराए की जगह लूंगा और वहां एम्प्लॉय रखूंगा तो उनको मुझे एक फिक्स तौर पर महीने का देना पड़ेगा। तो सोचो एक इनफ्लो आता हुआ रुक जाएगा और एक आउटफ्लो शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए भाई अच्छा खासा करेज चाहिए, उसके लिए अच्छे खासे दिल से बिल्कुल पक्का होना पड़ेगा कि हाँ देख लेंगे, जो होगा देखा जाएगा। नहीं तो कितने बिजनेस आइडिया सिर्फ आइडिया ही रह जाते हैं जस्ट बिकॉज ये फिक्स कॉस्ट जो है उनको एक उनके दिमाग में एक डर बनाए रखती है कि कल को बिजनेस नहीं चला तो ये फिक्स कॉस्ट को कैसे पे करेंगे। मार्जिनल कॉस्टिंग में याद करो ना, ब्रेक इवन पॉइंट क्या था? इसी फिक्स कॉस्ट को रिकवर करने की तो टेंशन थी। हम जितना जल्दी इसको रिकवर करें ये जानना चाहते थे, इसलिए ब्रेक इवन पॉइंट्स वहां निकाले थे। इसलिए मैं कह सकता हूं कि हाँ ये जो है ये हमारा रिस्क है, मतलब ये कॉस्ट जो है साथ में रिस्क लेके आती है। अब ध्यान से मेरी बात को सुने, मैंने अभी दो कॉस्ट की बात करी, कौन सी? एक पहली ये वाली और दूसरी कौन सी बात करी? ये दूसरी फिक्स कॉस्ट। और मैंने ये कहा कि ये जो पहली वाली कॉस्ट है इसका तो कोई रिस्क नहीं होता, वेरिएबल कॉस्ट से कोई रिस्क नहीं आता, लेकिन जो ये दूसरी कॉस्ट है ना इससे एक रिस्क आता है। फिक्स कॉस्ट जो है ये रिस्क साथ में लेके आती है, एक खतरे की घंटी साथ में लेके आती है कि महीने के बाद एक खर्चा ड्यू हो जाएगा, आपकी कमाई हो ना हो। इस फिक्स कॉस्ट से अराइज होने वाले रिस्क को हम इस चैप्टर में एक फॉर्मली नाम देते हैं, और ये फॉर्मल नाम इसका क्या है? इससे जो रिस्क अराइज होता है उस रिस्क को एक नाम देते हैं, और उस रिस्क का नाम है बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क क्यों नाम है? बिजनेस करेंगे तो ये रिस्क उठाना पड़ेगा, कोई भी बिजनेस करोगे तो उसके कोई फिक्स खर्चे तो होंगे और फिक्स खर्चे होंगे तो ये रिस्क भी आ जाएगा। तो बिजनेस करने का जो रिस्क होता है उसको हम क्या बोल देते हैं? बिजनेस रिस्क। और ये क्यों अराइज होता है? बिकॉज ऑफ द फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। हम अगर बिजनेस को ऑपरेट करेंगे तो ऑपरेट करने के लिए कुछ फिक्स खर्चे बियर करने पड़ेंगे, और उसकी वजह से एक रिस्क आ गया जिसको हमने बिजनेस रिस्क बोला। अब ध्यान से, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट घटाया, कंट्रीब्यूशन आया, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट घटाया, तो अब हम कह रहे हैं प्रॉफिट नहीं, मार्जिनल कॉस्टिंग में प्रॉफिट बोलते थे, अब हम क्या कह रहे हैं? अब जो आया ना उसको हम कहते हैं ये अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है। अब आगे की डिस्कशन ध्यान से सुने। देखिए जैसे ही हम किसी बिजनेस को स्टार्ट करने का सोचते हैं तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पहले एक इन्वेस्टमेंट लगती है, बिना इन्वेस्टमेंट के कोई बिजनेस जनरली स्टार्ट नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लो पहले मैं जब फेस टू फेस पढ़ा रहा था तो हमारे फेस टू फेस बैचेस में लगभग 250-300 स्टूडेंट्स होते थे एक बैच में। अब
उन 300 बच्चों को बिठाने के लिए पहले 300 चेयर्स भी तो खरीदनी पड़ेंगी। और जब इतने सारे स्टूडेंट्स होंगे तो उनको ये नॉर्मल वाइट बोर्ड पे नहीं पढ़ाया जाता, उसके लिए प्रोजेक्टर खरीदना पड़ा, उसके लिए स्क्रीन्स खरीदनी पड़ी। जिस पैनल पे मैं लिखूंगा वो पैनल पे पढ़ाना, पहले विजुअलाइजर यूज करते थे वो विजुअलाइजर खरीदना पड़ा, मतलब उसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ा। बच्चों को गर्मी ना लगे तो वहां पर एसी वगैरह लगाने पड़े। स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए डेस्कटॉप या लैपटॉप रखना पड़ा। और अगर मैं आज मान लो ऑनलाइन के माध्यम से भी पढ़ा रहा हूं तो ऑनलाइन के लिए भी इन्वेस्टमेंट चाहिए। जिस कैमरा के थ्रू मैं रिकॉर्ड करके आप तक वीडियो पहुंचा रहा हूं वो कैमरा में इन्वेस्टमेंट करना है। जिस पर्टिकुलर सिस्टम पर हमारी क्लासेस रिकॉर्ड होकर सेव होती हैं वो सिस्टम खरीदना पड़ा। ये जो सामने आपको पैनल दिख रहा है जिस पे मैं लिखता हूं ये पैनल भी लेना पड़ा। ऐसे ही जिस स्टूडियो से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं वहां पर एक एसी लगा हुआ है, उसके लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ा। कहने का मतलब यह है कि जब हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वहां पर हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। पहले हमें एक लागत लगानी पड़ती है। एक कंपनी अगर यह कहती है कि हम सीमेंट के बिजनेस में आएंगे तो पहले सीमेंट का प्लांट लगाना पड़ेगा, एक लैंड एंड बिल्डिंग खरीदनी पड़ेगी, प्लांट एंड मशीनरी वहां लगानी पड़ेगी। एक होटल कंपनी कहती है कि नया होटल खोलेंगे तो उनको एक लैंड एंड बिल्डिंग खरीदना पड़ेगा और सोचो पूरा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा और अंदर पता नहीं कितना फर्नीचर, इंटीरियर डिजाइन, पता नहीं कितना कुछ करना पड़ेगा। हर एक बिजनेस को शुरू करते हैं तो पैसा लगता है। पहले वो पैसा हो सकता है कि हम खुद का अरेंज कर लें, जिसे इक्विटी बोल देते हैं, ओनर्स फंड्स बोल देते हैं। और अगर खुद के पास इतना पैसा नहीं है तो उधार लेंगे। अब अगर हम उधार लेंगे तो फिर उस उधारी पर हमें ब्याज देना पड़ेगा। फिर से बोलता हूं, मैंने कहा हम जो बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस को करने के लिए पहले एक इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। मतलब हमारे एसेट साइड पर जो लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनें, फर्नीचर, फिक्सचर, कंप्यूटर, लैपटॉप लिखे होते हैं वो खरीदने के लिए पहले पैसा चाहिए ना। अब वो पैसा कहां से आता है? या तो मालिकों से आएगा, ओनर्स फंड्स, या बाहर वालों से आएगा। बाहर वालों में कौन? एक कंपनी के पर्सपेक्टिव से सोचोगे तो बाहर वाले कौन? या तो बैंक से लोन लेंगे या डिवेंचर वगैरह से पैसा रेज करेंगे, पब्लिक डिपॉजिट वगैरह, बॉन्ड्स वगैरह, कुछ भी हो सकता है, कोई भी डेट इंस्ट्रूमेंट। और जैसे ही हमने कहा नहीं हम उधार से पैसा रेज करके अपने बिजनेस को करेंगे, पार्शियल उधार और पार्शियली खुद का, तो जैसे ही हमने कहा उधार भी लेंगे तो उधार पर देना पड़ता है ब्याज, इंटरेस्ट। इसका मतलब जो हमारा ये अगला खर्चा है, कौन से वाला? ये तीसरा नंबर, इसको हम बोलते हैं कि ये फाइनेंसिंग कॉस्ट है। ऊपर जो दो खर्चे थे 1 और 2, मतलब वेरिएबल और फिक्स, उसको क्या बोला? वो ऑपरेटिंग कॉस्ट थी। ये कौन सी कॉस्ट है? ये फाइनेंसिंग कॉस्ट है। फाइनेंसिंग कॉस्ट क्यों? क्योंकि अगर हम अपने बिजनेस को फाइनेंस करवाएंगे बाहर वालों के पैसों से तब ये खर्चा आएगा। मान लो मैंने सारा पैसा मालिक को ही लगवाया, सारा पैसा इक्विटी शेयर होल्डर ही लेके आए हैं, हमारे यहां पे डेट है ही नहीं, तो क्या ये खर्चा लगेगा? नहीं लगेगा। इसका मतलब ये खर्चा तभी आएगा ना जब मैं अपने बिजनेस को फाइनेंस करवाऊंगा बाहर वालों के पैसों से, इसलिए इसको फाइनेंसिंग कॉस्ट भी बोल देते हैं। और आप मुझे बताइए, क्या ये खर्चा फिक्स कॉस्ट की तरह, क्या इसके साथ भी रिस्क आएगा? क्या ये भी एक फिक्स नेचर का खर्चा है? क्या इसकी भी बिजनेसमैन को टेंशन होगी अगर इसने उधार ले लिया कि पता नहीं इंटरेस्ट दे पाऊं ना दे पाऊं? बिल्कुल होगी। इंटरेस्ट भी एक ऐसा खर्चा है जिसकी वजह से रिस्क आता है। इस खर्चे की वजह से भी रिस्क आता है। सोचो ना, अगर हमने बैंक से लोन लिया है तो बैंक क्या हमें ऐसा बोलेगा, कोई बात नहीं, घर की बात है, अगर दे पाओ तो ठीक है वरना मत देना, अगर तुम्हारी कमाई ठीक चल रही है तो ब्याज देने आ जाना वरना मत आना, ऐसे बोलेगा बैंक? ना ना ना, बैंक का पैसा डिफॉल्ट मारोगे तो सीधा सीधा कोर्ट ले जाएगा और इंसॉल्वेंट भी करवा देगा, कंपनी बंद करा के अपना पैसा वसूल लेगा वो। इसका मतलब ये हमें इस पैसे पर भी टेंशन लेनी पड़ती है कि इसका भी इंटरेस्ट जाएगा, हमारा बिजनेस जैसा मर्जी चल रहा हो, क्योंकि इससे भी एक रिस्क आया तो इस रिस्क का भी कोई नाम होना चाहिए। इससे जो रिस्क आता है उस रिस्क का नाम होता है फाइनेंशियल रिस्क। ऊपर एक रिस्क था, कौन सा? बिजनेस रिस्क। इस रिस्क का नाम क्या है? फाइनेंशियल रिस्क। उसके बाद इस इनकम स्टेटमेंट में एक चौथा खर्चा है टैक्स का, और इस टैक्स के खर्चे पर भी कोई रिस्क नहीं होता। ये टैक्स के खर्चे पे कोई रिस्क क्यों नहीं होता? पहले मुझे बताओ टैक्स है क्या? देखो भाई, हम जो भी कमाई करते हैं उसका एक हिस्सा हमें सरकार को टैक्स के फॉर्म में देना पड़ता है ताकि सरकार देश चला सके। ये भी वेरिएबल कॉस्ट की तरह ही है, अगर कमाई होगी तो टैक्स दे देंगे, कमाई नहीं होगी तो नहीं देंगे। सरकार ये नहीं बोलती कि तुम्हें अगर किसी साल नुकसान भी हो तब भी तुम्हें हमें कुछ देना पड़ेगा ना। सरकार कहती है भाई तुम अगर कुछ कमाओ तो हमारे पास भी कुछ पहुंचा देना। मान लो कि सरकार 30% का टैक्स रेट लगाती है, तो अगर मान लो हमने किसी साल में सिर्फ 10,000 रुपए कमाए हैं
तो 10,000 का 30% 3,000 सरकार को देंगे। किसी साल अगर 1 लाख रुपए कमाए हैं तो 30,000 सरकार को दे देंगे। किसी साल 10 लाख रुपए कमाए हैं तो 3 लाख सरकार को दे देंगे। 10 करोड़ कमाए हैं तो 3 करोड़ दे देंगे। मतलब कमाई ज्यादा तो टैक्स ज्यादा, कमाई कम तो टैक्स कम, कमाई नहीं तो टैक्स भी नहीं। इसका मतलब ये भी एक ऐसा खर्चा है जिस पर कोई रिस्क नहीं है। तो अगर हम इस इनकम स्टेटमेंट में आप फाइनली कंक्लूड करें तो हमने यहां पर 4 खर्चे लिखे हैं, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट और चौथा टैक्स। इन 4 में से 2 पर तो रिस्क है, 2 पर रिस्क नहीं है। 2 पर रिस्क क्यों नहीं है? क्योंकि 2 तो वेरिएबल नेचर के हैं और 2 फिक्स्ड नेचर के हैं, क्योंकि उनके पीछे एक कंपेलिंग फोर्स फिक्स्ड है। मतलब अगर हम देखें फिक्स कॉस्ट और इंटरेस्ट के पीछे ऐसा क्या रीजन हो गया कि वो उनके ऊपर रिस्क आ गया? क्योंकि वो फिक्स्ड नेचर के हैं। फिक्स्ड वर्ड लगते ही एक खतरा आ गया सर पर। अब क्योंकि जो पहला वाला हमारा खर्चा है फिक्स कॉस्ट, क्योंकि वो बिजनेस को करने से रिलेटेड फिक्स खर्चा है। हम बिजनेस करेंगे तो हमें किराया देना पड़ेगा, सैलरी देनी पड़ेगी, बिजली का बिल भी आएगा, पानी का बिल भी आएगा, मतलब हमें कुछ फिक्स खर्चे बियर करने पड़ते हैं। इसलिए वो बिजनेस करने से रिलेटेड फिक्स खर्चे हैं, इसलिए उससे जो रिस्क आया उसको बिजनेस रिस्क बोला। फिर हमने कहा कि अगर हम अपने बिजनेस को बाहर वालों के पैसों से फाइनेंस करेंगे तो हमें उनको भी एक फिक्स कॉस्ट देनी पड़ती है, जिसको हम इंटरेस्ट बोल देते हैं। और क्योंकि ये इंटरेस्ट बिजनेस को फाइनेंस करने की वजह से, हमारे फाइनेंसिंग डिसीजन की वजह से ये हमारा खर्चा आया है, इसलिए इससे जो रिस्क अराइज हुआ उसको हमने बोला फाइनेंशियल रिस्क। तो हमारे 2 रिस्क कौन कौन से हो गए? एक बिजनेस रिस्क जो कि फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट की वजह से आया, और दूसरा फाइनेंशियल रिस्क जो कि फिक्स्ड इंटरेस्ट कॉस्ट की वजह से आया। अब दुनिया वालों ने एक तीसरा रिस्क भी जबरदस्ती का खड़ा कर दिया। तीसरा रिस्क बेसिकली कोई अपने आप में नया रिस्क नहीं है। अगर हम फिक्स कॉस्ट और इंटरेस्ट इन दोनों के कंबाइंड रिस्क के इंपैक्ट को अगर हम मेजर करेंगे तो उसको हम बोलेंगे वो कंबाइंड रिस्क है। मतलब मैं अगर बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क को जोड़ दूं तो एक तीसरा तरह का रिस्क भी आ जाता है, जिसको हम कंबाइंड रिस्क बोल देते हैं। देखिए, अब ना आप में से कई बच्चों का एक सवाल आता है कि सर ये इनकम स्टेटमेंट थोड़ी सी अधूरी सी लग रही है। मैंने कहा क्या अधूरा लग रहा है? कि सर इसमें प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है। देखो, प्रेफरेंस डिविडेंड भी हम आगे जाके लेके आएंगे। अगर मान लो हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं तो उस केस में क्या बदलाव आएगा इस इनकम स्टेटमेंट में? ये इनकम स्टेटमेंट थोड़ी सी और आगे चली जाएगी। अर्निंग आफ्टर टैक्स के बाद फिर हम प्रेफरेंस वालों का डिविडेंड माइनस कर देंगे और फिर जो बची हुई इनकम होगी हम बोलेंगे वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए अवेलेबल है। ठीक, फिलहाल के लिए हमने अभी ये बात मानते हुए ये इनकम स्टेटमेंट बनाई है कि देयर इज नो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को लाते ही ना कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज और आ जाती है, कुछ टैक्स के इंपैक्ट देखने पड़ते हैं, इसलिए उसको सेपरेटली डिस्कस करेंगे। आगे चल के हम बिल्कुल पक्का बात करेंगे कि अगर हमारी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी होती है तो उस केस में हमारी इनकम स्टेटमेंट में क्या बदलाव आएगा, और जो हमें इस चैप्टर में चीजें पढ़नी है, अभी मैंने ये तो बताया नहीं कि हम इस चैप्टर में क्या करने जा रहे हैं, जो हमें इस चैप्टर में चीजें पढ़नी है उसमें भी क्या बदलाव आएंगे, ये हम सेपरेटली आगे चल के बात करेंगे जब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को हम अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में इंट्रोड्यूस करेंगे। फिलहाल के लिए अब मुझे फाइनली सम अप करके बताइए हमारी इनकम स्टेटमेंट इस टॉपिक में कैसे बनेगी, एज्यूमिंग देयर इज नो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सर सबसे पहले हम सेल लिखेंगे, सेल में से माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, फिर आएगा कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट। ये वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट ये दोनों ही बिजनेस को ऑपरेट करने के खर्चे होते हैं, लेकिन रिस्क किसकी वजह से आता है? फिक्स कॉस्ट की वजह से। और इस फिक्स कॉस्ट से जो रिस्क अराइज हुआ उसको हमने बिजनेस रिस्क बोला। फिर हमने कहा फिक्स कॉस्ट माइनस करते ही जब हम मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ते थे तो उसको प्रॉफिट बोलते थे, यहां प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, यहां क्या बोलेंगे? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और इस अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से हम इंटरेस्ट माइनस करेंगे अगर हमारा बिजनेस बाहर वालों के पैसों से फाइनेंस्ड है। और अगर हमारा बिजनेस बाहर वालों के पैसों से फाइनेंस्ड होगा तो उनको एक फिक्स्ड खर्चा देना पड़ता है इंटरेस्ट के नाम का, क्योंकि ये खर्चा भी फिक्स होता है तो इसकी वजह से भी एक रिस्क आ जाता है, और उस रिस्क को क्या बोल देते हैं? फाइनेंशियल रिस्क। उसके बाद हमने कहा हम जैसे ही इंटरेस्ट माइनस कर देंगे तो अर्निंग बिफोर टैक्स आएगा, टैक्स माइनस कर देंगे अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाएगा। तो हमने कहा 2 रिस्क हमारे होते हैं, एक बिजनेस रिस्क और दूसरा फाइनेंशियल रिस्क, और एक तीसरा रिस्क भी आ जाता है अगर हम इन दोनों के कंबाइंड इंपैक्ट को मेजर करना चाहेंगे, और वो होगा कंबाइंड रिस्क। मैं आगे का डिस्कशन करूं उससे पहले मैं आपको भी लिखने का वक्त दे रहा हूं, आप चाहें तो इसको नोट कीजिए। कुछ सेकंड्स के लिए ये स्क्रीन आपके सामने है और आप पॉज करके भी नोट कर सकते हैं, और आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर भी नोट कर सकते हैं। और जैसे मैंने पहले भी कहा, जिन स्टूडेंट्स ने मुझसे रेगुलर क्लासेस ली हुई हैं तो उनको ये नोट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके रजिस्टर्स पर ऑलरेडी ये चीज नोटेड है। चलिए, अब हमारा आता है पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में हम रिस्क को फॉर्मली अब यहां पर डिफाइन कर रहे हैं कि हमने अभी 2 तरीके के रिस्क देखे। तीसरा रिस्क तो मैंने कहा जबरदस्ती का बनाया हुआ है, लेकिन मेन तो 2 ही रिस्क है।
पहला रिस्क कौन सा है? बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क क्या था? ऐसा रिस्क जो हमारे बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड है। अगर हम बिजनेस करेंगे तो हमारे ये खर्चे होंगे होंगे, अगर हम बिजनेस करेंगे तो हमें किराया देना पड़ेगा, अगर हमारी जो प्रॉपर्टी है वो हमने रेंट पे ले रखी है, हमने अगर एम्प्लॉय रखेंगे तो उसको सैलरी भी देनी पड़ेगी, हमारा फिक्स बिजली का बिल भी आएगा, हमारा फिक्स टेलीफोन का बिल भी आएगा। तो रिस्क एसोसिएटेड विद द फर्म ऑपरेशन इज नोन एज बिजनेस रिस्क। ये किस वजह से राइज होता है? ड्यू टू द फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। और हमने इसके एग्जाम्पल्स अभी कई सारे देखे, वही सब बातें लिखी हैं। हम रेंट पे करेंगे, ये बिजनेस रिस्क का एग्जाम्पल है। सैलरी पे करेंगे, बिजनेस रिस्क का एग्जाम्पल है। अगर हमारे टेलीफोन और बिजली के बिल में कुछ कंपोनेंट फिक्स नेचर का है तो वो भी ऑफ कोर्स बिजनेस रिस्क का ही एग्जाम्पल हुआ। अब यहां पर एक खर्चा आपको और दिख रहा है नया, और वो है डेप्रीसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स। अब डेप्रीसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स बेसिकली क्या है? अगर आप देखें ये जो खर्चे हमने चार लिखे, पता है इसको हम बोलते हैं ये कैश वाला खर्चा है, और ये जो डेप्रीसिएशन है ये कौन सा खर्चा है? ये एक नॉन कैश खर्चा है। ये कौन सा खर्चा है? नॉन कैश खर्चा है। आइए जरा डेप्रीसिएशन की बात कर लेते हैं। देखिए, जिस कैमरा के थ्रू मैं क्लासेस रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचाता हूं, मान लो वो कैमरा मैंने थोड़ा हाई एंड कैमरा लिया, मान लो 1 लाख रुपए का कैमरा लिया, और मुझे बताया गया कि इसकी लाइफ जो है ना वो 5 इयर्स की है। कैमरा कितने का है? 1 लाख रुपए का। लाइफ कितनी है? 5 साल है। इसका मतलब मुझे उस कैमरे का सालाना खर्चा कितना पड़ेगा? 20,000 रुपए का। मैं 1 लाख रुपए की लेके आया, लेकिन मुझे क्योंकि उससे बेनिफिट 5 साल तक मिलेगा, तो मैं हर साल 20,000 रुपए डेप्रीसिएशन के नाम के अपने खर्चों में दिखाऊंगा। अब ये खर्चा फिक्स क्यों है? क्योंकि मेरे कैमरे की बूढ़े होने की स्पीड इस बात पे डिपेंडेंट नहीं है कि मैं कितने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं। भाई मैं 100 बच्चों को पढ़ाऊं, 1000 बच्चों को पढ़ाऊं, 10,000 बच्चों को पढ़ाऊं, और यूट्यूब के माध्यम से मान लो लाखों बच्चों को पढ़ाऊं, कैमरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे से कितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। कैमरा कहता है मैं तो उसी स्पीड से बुलाऊंगा जिस स्पीड से मुझे होना है। इसका मतलब अगर उसकी लाइफ 5 इयर्स है, मेरे से कितने मर्जी स्टूडेंट्स पढ़े, कैमरा 5 साल के मतलब 5 इयर्स के बाद मुझे रिप्लेस करना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, दुनिया वाले बोल जरूर देते हैं कि ये नॉन कैश खर्चा है, पर सच्चाई तो पता है क्या है? इस कैमरे के पैसे तो मैं पहले ही दे आया हूं। कैमरा मुझे घूर रहा है। ये कैमरे के पैसे तो मैं पहले ही दे आया हूं। मतलब जब मैंने कैमरा खरीदा होगा 1 लाख तो मैं तभी दे चुका हूं। लेकिन उस 1 लाख रुपए जो मैंने पे किया है, मैं एक ही साथ पीएनएल में डेबिट नहीं करता। मैं हर साल धीरे धीरे करके जितनी उसकी लाइफ है, जितना मुझे बेनिफिट, जितने टाइम पीरियड में मुझे उसका बेनिफिट मिलेगा, मैं ओवर द पीरियड उसका खर्चा हर साल राइट ऑफ कर रहा हूं। और जब हर साल 20,000 रुपए राइट ऑफ करता हूं, अपने पीएनएल में डेबिट करता हूं, तो मुझे वो 20,000 किसी को देने नहीं होते। इसलिए इस खर्चे को हम कौन सा खर्चा बोल देते हैं? नॉन कैश। लेकिन ध्यान रखिएगा, डेप्रीसिएशन भी हमारा एक फिक्स्ड खर्चा ही होता है। ठीक है, कुछ कैश में होते हैं, कुछ नॉन कैश होते हैं, और फिक्स्ड खर्चों की वजह से ही हमारा रिस्क अराइज होता है, जिसको हमने बिजनेस रिस्क कहा था। दूसरा हमारा कौन सा रिस्क है? दूसरा हमारा है फाइनेंशियल रिस्क। और फाइनेंशियल रिस्क ध्यान रखें, ये एक एडिशनल रिस्क है। किसके एडिशन में है? बिजनेस रिस्क के अलावा एक और एडिशनल रिस्क है, और ये एडिशनल रिस्क हो सकता है हम ना ले। अगर मान लीजिए हम अपना बिजनेस खुद के पैसे से ही करते हैं, उधारी नहीं ले रखी, तो ये फाइनेंशियल रिस्क हमारा नहीं होगा। लेकिन अगर हम अपने बिजनेस को डेट की मदद से भी चला रहे हैं, मतलब हमने उधारी भी ले रखी है, तो ये एक एडिशनल रिस्क है बिजनेस रिस्क के अलावा। और ये किस वजह से अराइज हुआ? बिकॉज हमने अपने बुक्स में डेट लेके आए, और उस डेट पे मुझे क्या देना पड़ा? इंटरेस्ट। क्योंकि ये बिजनेस को फाइनेंस करने का रिस्क था, इसलिए हमने इसको फाइनेंशियल रिस्क बोला था। तो इट इज एन एडिशनल रिस्क ड्यू टू यूज ऑफ आउटसाइडर्स फंड्स। इन अदर वर्ड्स, रिस्क अराइजिंग ड्यू टू फिक्स्ड इंटरेस्ट कॉस्ट इज नोन एज फाइनेंशियल रिस्क। तो ये पॉइंट नंबर 2 भी मैं आपको लिखने का वक्त दे रहा हूं, इसको भी लिख लीजिए प्लीज। पॉइंट नंबर 2। तो हमने रिस्क को यहां पर फॉर्मली डिफाइन करके भी देख लिया। पॉइंट नंबर 3, आइए जरा इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अब ना हम एक्चुअली में ये डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली कि इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं, ये चैप्टर हमें किस तरीके से हेल्प करेगा। देखिए, हमने अभी देखा कि 2 तरीके के रिस्क होते हैं। कौन कौन से? एक बिजनेस रिस्क और दूसरा फाइनेंशियल रिस्क। और अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो एक तीसरा रिस्क भी आ जाता है, जिसको हम कंबाइंड रिस्क बोल देते हैं। हमारा बिजनेस रिस्क किसकी वजह से आया? फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट की वजह से। फाइनेंशियल रिस्क किसकी वजह से आया? फिक्स्ड इंटरेस्ट कॉस्ट की वजह से। और कंबाइंड रिस्क बेसिकली किसकी वजह से होगा? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट की वजह से। अच्छा, कुछ बच्चे ना ये रीजनिंग देते हैं, कुछ बच्चे ये तर्क देते हैं। मान लो किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है फिक्स कॉस्ट। अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर ये तो फिक्स कॉस्ट लिखा है, आपको कैसे पता कि इसमें इंटरेस्ट नहीं है? इंटरेस्ट भी तो फिक्स्ड ही होता है, क्या पता इस फिक्स कॉस्ट के अंदर इंटरेस्ट भी हो। मतलब मान लो किसी क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट लिखा हुआ दिखता है, तो बच्चे कुछ बोलते हैं कि सर आपको कैसे पता कि इसमें इंटरेस्ट नहीं है? फिक्स कॉस्ट मतलब इसमें इंटरेस्ट भी तो हो ही सकता है ना, क्योंकि इंटरेस्ट भी तो फिक्स होती है।
फिर मैं बोलता हूं देखो हमारे इस चैप्टर में ये थ्रू आउट एजम्पशन ली जाती है कि कभी भी किसी क्वेश्चन में सिंपली फिक्स कॉस्ट लिखा हुआ अगर होता है, सिंपली फिक्स कॉस्ट लिखा हुआ होता है, तो हम मान के चलते हैं कि सिर्फ वो बिजनेस की फिक्स कॉस्ट की बात कर रहा है, वो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात कर रहा है, इसमें इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं है। मतलब हमें इस पूरे चैप्टर में थ्रू आउट जहां जहां फिक्स कॉस्ट लिखा हुआ दिखे तो हमें क्या मान के चलना है कि ये फिक्स कॉस्ट बिजनेस की फिक्स कॉस्ट है, मतलब इसमें इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। और इंटरेस्ट के लिए भी कभी वो ये नहीं बोलेगा कि ये फिक्स्ड है, अरे इंटरेस्ट इंप्लाइड है कि वो भी फिक्स होता ही है, ठीक। ये दो बातें दिमाग में रखना। अच्छा, अब हमें ये चैप्टर हेल्प कैसे करेगा? हमें ये चैप्टर हेल्प करेगा इन रिस्क का क्वांटम मेजर करने में, कि ये रिस्क किस एक्सटेंट तक है, ये ज्यादा है कम है, ये सारे इंटरप्रिटेशंस हम इस टॉपिक में सीखेंगे। ये चैप्टर हमें एक टूल देता है बिजनेस रिस्क को मेजर करने के लिए, ये चैप्टर हमें एक टूल देता है बिजनेस रिस्क को मेजर करने के लिए, और उस टूल का नाम है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। क्योंकि बिजनेस रिस्क का एक और नाम क्या होता है? ऑपरेटिंग रिस्क, क्योंकि वो बिजनेस के ऑपरेशन से आया, इसलिए इसको मेजर करने के लिए जो टूल दिया गया है इस चैप्टर की बदौलत वो है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, या सिंपली कभी कभी ऑपरेटिंग लेवरेज भी बोल देगा। मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज या आगे ये वर्ड लगा देना डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, एक ही बात है। बात समझ में आती है? ये डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होता है ये मैं अभी बताऊंगा, पर मैं आपको पहले क्या बता रहा हूं कि बिजनेस रिस्क, या फिर जिसको ऑपरेटिंग रिस्क भी बोल सकते हैं क्योंकि वो बिजनेस रिस्क का दूसरा ही नाम है, इसको मेजर करने के लिए इस चैप्टर ने एक टूल दिया है जिसका नाम है DOL, डॉल में से एक एल हटा दो, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, या सिंपली ऑपरेटिंग लेवरेज भी बोल सकते हैं। ये है क्या, इस पर अभी बात करेंगे। ठीक है, ऐसे ही फाइनेंशियल रिस्क को मेजर करने के लिए हमें इस चैप्टर ने एक टूल दिया है जिसका नाम है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, या सिंपली फाइनेंशियल लेवरेज। सिंपली फाइनेंशियल लेवरेज भी बोल सकते हैं, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज भी बोल सकते हैं। तो डिग्री ऑफ से आप कंफ्यूज मत होइएगा, डिग्री ऑफ वर्ड नहीं भी लगा हुआ, सिंपली फाइनेंशियल लेवरेज भी लिखा है, तो एक ही बात होती है। और ऐसे ही तीसरा रिस्क कौन सा है? कंबाइंड रिस्क, जो ऑफ कोर्स इन दोनों के कंबाइंड इंपैक्ट को मेजर करेगा, और उसके लिए कौन सा टूल है? डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज। अब हमारा काम क्या है? अब एक एक करके हमें इन टूल्स को डिस्कस करना है कि व्हाट इज दिस डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज और कैसे ये मेजर करता है। ऐसे ही डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज क्या है और डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज क्या है। इस पॉइंट नंबर 3 को भी नोट कर लीजिएगा प्लीज। चलिए, अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम अपने इस पहले टूल को डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं जिसका नाम क्या है? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है, जिसको लिखने का वक्त मैं अभी आपको दूंगा, वो क्या है? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। तो सबसे पहले तो अपने दिमाग में ये बात रखें कि डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज या सिंपली ऑपरेटिंग लेवरेज एक टूल है जो कि मेजर करेगा, क्योंकि ये ऑपरेटिंग लेवरेज है तो किसको मेजर करेगा? ऑपरेटिंग रिस्क को। और ऑपरेटिंग रिस्क किसकी वजह से आता है? बिकॉज ऑफ द फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। मतलब जो हम कंट्रीब्यूशन के बाद फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं, उस फिक्स कॉस्ट की वजह से हमारे बिजनेस में किस तरह का रिस्क आ रहा है, कितना आ रहा है, उसका क्या इंटरप्रिटेशन है, ये सारी बातें हमें अब इस डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज में सीखनी है। ठीक है जी। अच्छा, अब आप डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज को मेजर करने के यहां पर दो फॉर्मूलाज देखेंगे। दिख रहा है आपको? एक फॉर्मूला ये दिख रहा है, एक फॉर्मूला ये दिख रहा है। मैं शुरुआती अपनी डिस्कशन में इस वाले फॉर्मूला को ही बस डिस्कस करूंगा अभी। इस वाले फॉर्मूला को हम अभी आगे चल के सेपरेटली डिस्कस करेंगे। ऐसे ही जब मैं डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज पे आऊंगा तो वहां पर भी एक ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला होगा, कंबाइंड लेवरेज में भी एक ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला होगा। तो ये जो ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला, ये वाले जो फॉर्मूला है, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स, इसको मैं अभी सेपरेटली डिस्कस करूंगा। ठीक है, अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? जो ये पहला बेसिक फॉर्मूला है, DOL इज इक्वल्स टू कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। ठीक, अब ना पहले तो आप एक ट्रिक सुने कि ये फॉर्मूला आपको याद रहे हमेशा। लॉजिक मैं अभी आपको बताऊंगा, पहले सिर्फ एक ट्रिक बता रहा हूं कि ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद कैसे रहेगा। अगर आपको DOL का ये बेसिक वाला फॉर्मूला हमेशा दिमाग में याद रखना है तो आप ना सबसे पहले क्या कीजिए? इनकम स्टेटमेंट को विजुअलाइज कीजिए। और इनकम स्टेटमेंट को विजुअलाइज करके पहले तो अपने आप से पूछो कि आप जो DOL का फॉर्मूला याद करना चाह रहे हो, ये किस रिस्क को मेजर करता है? सर, DOL जो होता है ना, ये फिक्स कॉस्ट के रिस्क को मेजर करता है। DOL कौन से वाले रिस्क को मेजर करता है? DOL इस फिक्स कॉस्ट के रिस्क को मेजर करता है। अब इस इनकम स्टेटमेंट को विजुअलाइज करके अपने आप मन में सोचो कि फिक्स कॉस्ट के ऊपर क्या होता है? सर, फिक्स कॉस्ट के ऊपर है कंट्रीब्यूशन। फिक्स कॉस्ट के नीचे क्या होता है? फिक्स कॉस्ट के नीचे होता है ईबीआईटी। बस यही फॉर्मूला है, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। लॉजिक अभी बता रहा हूं।
मैं कह रहा हूं अगर आपको डीओएल का फॉर्मूला याद करना हो बेसिक वाला, तो आपको सिंपली इनकम स्टेटमेंट को विजुलाइज करना है और उस इनकम स्टेटमेंट में पूछना है कि डीओएल किस वाले रिस्क को मेजर करता है। डीओएल फिक्स कॉस्ट के रिस्क को मेजर करता है, तो फिक्स कॉस्ट के ऊपर क्या है, कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट के नीचे क्या है, ईबीआईटी। तो हमारा बेसिक फॉर्मूला क्या बन गया, हमारा बेसिक फॉर्मूला बन गया डीओएल का कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। अब मैं इसके ऊपर कुछ और बातें करूंगा एक एग्जाम्पल की मदद से, और मैं आपको फिर ये लिखने का वक्त भी दूंगा। अब सिर्फ ध्यान से उस एग्जाम्पल को मेरे से सुनेंगे आप कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। देखिए आपके सामने ये एक एग्जाम्पल है जिसकी मदद से हम डीओएल का जो बेसिक वाला फॉर्मूला है वो हम सीखने की कोशिश करेंगे। और मैंने यहां पर कन्वीनियंस के लिए 3 कंपनीज का यहां पे डेटा लिया है और तीनों की सेल सेम ली है, तीनों का वेरिएबल कॉस्ट सेम लिया है और ऑफ कोर्स फिर तीनों का कंट्रीब्यूशन भी सेम आएगा। मैंने फिक्स कॉस्ट को ही अलग अलग रखा है ताकि हम फिक्स कॉस्ट के इंपैक्ट को मेजर कर सकें, ठीक है। अच्छा, मैं फिलहाल अगर डीओएल को साइड में रखूं, मैंने कहा मारो गोली डीओएल को, आप क्या मुझे वैसे ही अपनी कॉमन सेंस लगा के इस एग्जाम्पल को देख के बता सकते हो कि कौन सी कंपनी ज्यादा रिस्क उठा रही है और कौन सी कंपनी कम रिस्क उठा रही है? हाँ सर, हम बिल्कुल बता सकते हैं। यहां पे सबसे ज्यादा रिस्क जो है वो एक्स लिमिटेड का है क्योंकि इसकी फिक्स कॉस्ट सबसे ज्यादा है। अब जरा सोचिए, फिक्स कॉस्ट ज्यादा होने की वजह से रिस्क ज्यादा क्यों हो गया? क्योंकि एक्स लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जिसको पहले अपने दिमाग में ये टेंशन रखनी पड़ेगी कि कम से कम 9 लाख रुपए का तो कंट्रीब्यूशन कमाना पड़ेगा। अगर 9 लाख रुपए से जैसे ही कम कंट्रीब्यूशन कमाया तो हमारा तो नुकसान हो जाएगा। मान लो इसका कंट्रीब्यूशन 8 लाख रुपए का होता है, 9 लाख रुपए की फिक्स कॉस्ट है, तो 1 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा। मतलब एक्स लिमिटेड के सर पे जो तलवार लटकी हुई है वो 9 लाख रुपए की फिक्स कॉस्ट की है, जबकि वाई लिमिटेड देखोगे तो वो थोड़ा सा ज्यादा रिलैक्स्ड होगा एक्स के मुकाबले में। क्यों रिलैक्स्ड होगा? क्योंकि उसको सिर्फ 5 लाख रुपए की टेंशन लेनी है और जेड तो बिल्कुल स्ट्रेस फ्री घूम रहा है। जेड कह रहा है मेरी कोई फिक्स कॉस्ट है ही नहीं, मैं तो जितना कंट्रीब्यूशन कमाता हूं सबका सब प्रॉफिट है। इसका मतलब अगर मैं कॉमन सेंस के बेसिस पर भी आपसे पूछूं कि इन तीनों में से, इन तीनों कंपनीज में से सबसे ज्यादा रिस्क कौन उठा रहा है, तो आप बोलोगे सबसे ज्यादा रिस्क तो एक्स लिमिटेड का है क्योंकि एक्स लिमिटेड की सबसे ज्यादा फिक्स कॉस्ट है। जेड लिमिटेड का सबसे कम रिस्क है या कहें रिस्क है ही नहीं क्योंकि उसकी तो फिक्स कॉस्ट है ही नहीं। हालांकि जो जेड लिमिटेड वाला मैंने केस लिया है ये एक इम्प्रैक्टिकल सिचुएशन है, फिक्स कॉस्ट जीरो हो ऐसा थोड़ा सा कम ही पॉसिबल होता है, आगे जाके मैं एग्जांपल देके बताऊंगा अभी। बट फिलहाल के लिए अगर हम यहां देखें, जेड लिमिटेड का सबसे कम रिस्क है और जो वाई लिमिटेड है वो बीच में कहीं पर मॉडरेट रिस्क ले रही है। अब अगर मुझे इसी को ही लेवरेज की मदद से आपको एक्सप्लेन करना हो तो मैंने कहा भाई देखो, आपको फिक्स कॉस्ट के रिस्क को कौन मेजर करता है पहले उसके बारे में जानना होगा। फिक्स कॉस्ट के रिस्क को मेजर करने वाले टूल का क्या नाम है? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। और मैंने आपसे बोला डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला आपको कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। आप डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज से ही पूछो ना, अरे भाई डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज तो किसका रिस्क मेजर करती है, तो वो क्या बताएगी? मैं फिक्स कॉस्ट के रिस्क को मेजर करती हूं। क्योंकि ऑपरेटिंग रिस्क को मेजर करना, और ऑपरेटिंग रिस्क किसकी वजह से आता है? फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट की वजह से। तो हम देखते हैं कि इस फिक्स कॉस्ट के ऊपर क्या है? कंट्रीब्यूशन। इस फिक्स कॉस्ट के नीचे क्या है? ईबीआईटी। तो फॉर्मूला क्या बन गया? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। अब मैं अगर यहां पर इस फॉर्मूला की मदद से डीओएल कंप्यूट करूं तो जरा मुझे बताओ कितनी आएगी? एक्स लिमिटेड का कॉन्ट्रीब्यूशन है 10 लाख, एक्स लिमिटेड की ईबीआईटी है 1 लाख, तो ये कितना आ गया? 10 टाइम्स। जो ये डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज है ये टाइम्स में आती है, ठीक है ना? 10 टाइम, 2 टाइम, 5 टाइम्स, यहां पे कितना आया? 10 टाइम्स। अगर मैं वाई लिमिटेड की बात करूं तो इसका कंट्रीब्यूशन है 10 लाख रुपए और इसका ईबीआईटी है 5 लाख रुपए, तो ये कितना आ गया? 2 टाइम्स। और अगर हम जेड लिमिटेड की बात करें तो इसका कंट्रीब्यूशन 10 लाख है और इसका ईबीआईटी भी 10 लाख है, तो इसका कितना आ गया? 1 टाइम। अब अगर आप ध्यान से देखें, जैसा अभी आप ही बोल रहे थे कि एक्स लिमिटेड का सबसे ज्यादा रिस्क है, डीओएल भी देखो एक्स लिमिटेड का सबसे ज्यादा आया है, इन तीनों में से 10 टाइम्स आया है। जेड लिमिटेड का अभी अभी आपने कहा कि सबसे कम रिस्क है, इसका डीओएल देखो सबसे कम आया है। और क्योंकि वाई लिमिटेड का इन दोनों के मुकाबले में इन बीच में कहीं पर रिस्क आ रहा था, इसलिए इसका डीओएल भी बीच में कहीं पर है, 10 और 1 के बीच में है। मतलब हम यहां से एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर किसी कंपनी का डीओएल ज्यादा है तो यह इंप्लाई करता है कि हायर डीओएल इंप्लाइज हायर रिस्क, लोअर डीओएल इंप्लाई लोअर रिस्क। मतलब डीओएल जितना ज्यादा होगा इसका मतलब उतना रिस्क ज्यादा है, डीओएल जितना कम होगा उसका मतलब उतना कम रिस्क है। ये 10 टाइम्स, 2 टाइम, 1 टाइम डिनोट क्या करता है, इसका क्या इंटरप्रिटेशन है, इसके बारे में मैं बात करूंगा आपके साथ। लेकिन फिलहाल के लिए अगर मैं यहां पे सिंपली एक क्रूड वे में, एक बिल्कुल रॉ स्टाइल में अगर मैं पूछूं कि बताओ कौन सी कंपनी का रिस्क ज्यादा है, तो आप क्या बोलोगे? सर जिसका डीओएल ज्यादा है उसका ज्यादा रिस्क है, जिसका डीओएल कम है उसका कम रिस्क है। अब एक बात और यहां पर आपको बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करनी है,
हमारे इस पर्टिकुलर डीओएल का फॉर्मूला क्या है? सर हमारे डीओएल का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, मतलब कंट्रीब्यूशन न्यूमरेटर में, ईबीआईटी नीचे। आप हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा, हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा, ईबीआईटी विल ऑलवेज बी लेस देन कंट्रीब्यूशन। ईबीआईटी विल ऑलवेज बी लेस देन कंट्रीब्यूशन, या फिर ये कहें कि कंट्रीब्यूशन विल ऑलवेज बी मोर देन ईबीआईटी। एट मोस्ट इट कैन बी इक्वल टू ईबीआईटी। मतलब क्या है कि हमेशा हमें इस बात को ध्यान रखना है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट हम घटाते हैं, कंट्रीब्यूशन में से कुछ घटाते हैं तो ईबीआईटी आता है, क्योंकि कुछ घटाते हैं तो इसलिए ईबीआईटी हमेशा कंट्रीब्यूशन से कम ही होगा। और अगर फिक्स कॉस्ट नहीं है तो एटमोस्ट क्या हो सकता है, कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी बराबर हो जाएगा। लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि ईबीआईटी कंट्रीब्यूशन से ज्यादा हो जाए। ईबीआईटी कंट्रीब्यूशन से ज्यादा कैसे हो सकती है? मैं कंट्रीब्यूशन में कुछ जोड़ थोड़ी रहा हूं, कंट्रीब्यूशन से कुछ घटा रहा हूं। अगर कुछ घटाऊंगा तो जो घटाने के बाद फिगर आएगी वो कंट्रीब्यूशन से कम ही आएगी। अब क्योंकि आप ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, न्यूमरेटर में कंट्रीब्यूशन है और मैं आपसे कह रहा हूं कि कंट्रीब्यूशन विल ऑलवेज बी मोर देन ईबीआईटी, एट मोस्ट इट कैन बी इक्वल टू ईबीआईटी। हद से हद क्या होगा कि कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी बराबर होंगे। अगर हद से हद कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी बराबर होंगे, इसका मतलब जो लीस्ट डीओएल हो सकता है वो वन टाइम ही हो सकता है, अदरवाइज ये हमेशा वन से ज्यादा ही होगा। क्योंकि कंट्रीब्यूशन मतलब न्यूमरेटर की फिगर हमेशा ज्यादा होगी डिनोमिनेटर की फिगर से, इसका मतलब डीओएल विल ऑलवेज बी मोर देन वन, एट मोस्ट इट कैन बी इक्वल टू वन। अब फिर से एक बात बोलता हूं, डीओएल के मैंने आपको फॉर्मूलाज दो लिखवाए हैं, लेकिन अभी मैं सिर्फ कौन से वाला डिस्कस कर रहा हूं, बेसिक वाला। बेसिक वाला मतलब हमें क्या दिमाग में रखना है, ये कौन से रिस्क को मेजर करता है, फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट के ऊपर कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट के नीचे ईबीआईटी। फॉर्मूला बन गया कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, इस बेसिक वाले फॉर्मूला। अब मैं कह रहा हूं कि ये जो 10 टाइम 2 टाइम 1 टाइम आया, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? इसका इंटरप्रिटेशन वैसे फॉर्मली बताऊं तो जो दूसरे वाला फॉर्मूला है जिसको हम आगे चल के सेपरेटली डिस्कस करेंगे, वैसे उसका सही मायनों में लॉजिक उसके साथ आता है। पर ना कुछ बच्चों के दिमाग में एक क्यूरियोसिटी होती है, एक उनके दिमाग में एक सवाल सा आता है कि पता नहीं क्या मतलब है इसका। तो मैं एक छोटे से एग्जांपल को लेकर इसका मतलब आपको समझा रहा हूं, हल्का सा एक आइडिया दे रहा हूं कि ये 10 टाइम 2 टाइम 1 टाइम का क्या मतलब होता है। फिर लेकिन इसका जो डिटेल हम डिस्कशन कहां पर करेंगे, जब डीओएल का हम ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। डीएफएल के भी दो फॉर्मूलाज आएंगे, हम अभी बेसिक वाला ही डिस्कस करेंगे। ऐसे ही डीसीएल के भी बेसिक वाले फॉर्मूला को डिस्कस करेंगे, और जो ऑल्टरनेटिव वाले फॉर्मूला है उनके लॉजिक आगे चल के हम देखेंगे। आइए अब मैं आपके साथ एक एग्जांपल की मदद से एक और एग्जांपल ले रहा हूं, और उसकी मदद से ये 10 टाइम 2 टाइम 1 टाइम क्या होता है इसका एक छोटा सा इंटरप्रिटेशन आपको दे रहा हूं। ये रहा वो एग्जांपल। मान लीजिए किसी कंपनी की सेल ना 15 लाख रुपए की होती है। सेल कितने की होती है? 15 लाख रुपए की होती है। और मान लीजिए उसका वेरिएबल कॉस्ट 5 लाख रुपए का है। तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा? सर कंट्रीब्यूशन 10 लाख रुपए का होगा। मान लीजिए फिक्स कॉस्ट जो है ना, फिक्स कॉस्ट 5 लाख रुपीस की है, तो ईबीआईटी कितना हो जाएगा? सर ईबीआईटी हो जाएगा 5 लाख रुपए का। मैं आपसे अगर वैसे ही पूछूं कि बताइए इस कंपनी का डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज क्या है, तो आप क्या बोलोगे? सर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। व्हाट इज कंट्रीब्यूशन? 10 लाख रुपए। व्हाट इज ईबीआईटी? 5 लाख रुपए। तो डीओएल कितना हो गया? सर डीओएल हो गया 2 टाइम्स। ये दिमाग में रखिएगा, हमारा डीओएल कितना है? डीओएल हमारा 2 टाइम्स है। अब मान लीजिए किसी स्पेसिफिक पीरियड में हमारी सेल ना बढ़ जाती है, हमारे प्रोडक्ट की मार्केट में एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है और हमारी सेल बढ़ जाती है। और मान लीजिए हमारी जो सेल है ना वो 20% से बढ़ती है। कितने परसेंट से बढ़ जाती है? 20% से बढ़ जाती है। 15 लाख का 20% कितना होता है? सर 15 लाख का 20% होता है 3 लाख। इसका मतलब 20% से बढ़ने का मतलब हो गया हमारी सेल कितने की हो जाएगी? 18 लाख की हो जाएगी। अब क्योंकि सेल बढ़ेगी तो ऑफकोर्स वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी। सेल 20% से बढ़ी है तो वेरिएबल कॉस्ट भी 20% से बढ़ेगी। 5 लाख का 20% निकालोगे तो 1 लाख रुपए होता है, तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 6 लाख रुपए की हो जाएगी। अगर आप देखोगे ना, हमने मार्जिनल कॉस्टिंग रिवाइज किया था, मैंने क्या कहा था? वीसी रेशियो कांस्टेंट रहती है। देखो हमारा वीसी कितना है? 1/3 है भाई। 5 लाख 15 लाख का कितना है? 1/3 है। यहां पर भी देख लो 1/3 ही है, मतलब 33.33% का वीसी रेशियो है। चलो तो कॉमन सेंस वाली बात थी। अच्छा मुझे बताइए कंट्रीब्यूशन हमारा कितना होगा? कंट्रीब्यूशन हमारा 12 लाख रुपए का होगा। नहीं, कंट्रीब्यूशन 12 लाख। और फिक्स कॉस्ट हमारी कितने की होगी? फिक्स कॉस्ट हमारी 5 लाख रुपए की होगी। तो हमारा ईबीआईटी कितना हो जाएगा? ईबीआईटी हमारा 7 लाख का। इसका मतलब अगर हमारी सेल 20% से बढ़ी है तो हमारा ईबीआईटी भी तो बढ़ा ही है। ईबीआईटी का मुझे अगर परसेंटेज चेंज निकालना हो कि कितने परसेंट से बढ़ा है, तो मुझे बताइए ये परसेंटेज चेंज बता सकते हो क्या आप? हाँ सर बिल्कुल बता सकते हैं। बताओ भाई ये कितने परसेंट से हमारा यहां पर ईबीआईटी में इंक्रीज आया है? सर ईबीआईटी में हमारा इंक्रीज आया है। इंक्रीज निकालने का एक तरीका होता है, जितना चेंज होता है 5 से 7 हो गया, चेंज कितने का है? 2 लाख का।
2 लाख मतलब चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, ये बेसिक मैथ्स है, ठीक है ना। चेंज 2 लाख का डिवाइड बाय ओरिजिनल 5 लाख, 2 लाख अपॉन 5 लाख इंटू 100 करोगे तो आपको दिखेगा 40% से आपकी ईबीआईटी बढ़ी है, 40% से ईबीआईटी बढ़ी है। अब ध्यान से मेरी बात को सुने, डीओएल जो 2 है इसका क्या मतलब है, डीओएल हमारे इस एग्जांपल में 2 टाइम्स था, डीओएल 2 टाइम्स का मतलब यह है कि अगर हम सेल्स को 1% से बढ़ाते हैं, अगर हमारी सेल 1% से बढ़ती है तो हमारी ईबीआईटी में बदलाव 1% नहीं, दुगुना, 2 टाइम्स आएगा, 2% का आएगा। दुगुना क्यों आएगा, क्योंकि हमारी डीओएल 2 टाइम्स है। इसका मतलब अगर मान लो हमारी सेल सिर्फ 5% से बढ़ती तो 5% का दुगुना कितना होता है, 10, तो हमारी ईबीआईटी 10% से बढ़ती। यहां हमारी सेल 20% से बढ़ी है और 20% का दुगुना कितना होता है, 40%, तभी हमारा ईबीआईटी 40% से बढ़ा है। अब ये ध्यान रखें, इंक्रीज में भी ये बात वैलिड है तो डिक्रीज में भी यही बात वैलिड है। मतलब अगर मान लो इंक्रीज दुगुना हो रहा है ईबीआईटी में, तो जब थप्पड़ भी पड़ेगा मतलब गिरावट भी आएगी तो वो भी दुगुना ही पड़ेगा, गिरावट भी दुगुनी आएगी। सर एग्जांपल लेके बताओ, मान लो कि हमारी जो सेल है इस बार 10% से गिर जाती है, कितने से, 10% से गिर जाती है। स्टॉक मार्केट में आपने सुना होगा कि इंक्रीज को हम जब प्राइसेस बढ़ते हैं तो ग्रीन कलर से होता है, प्राइसेस घटते हैं तो रेड कलर से होता है, तो मैं डिक्रीज को रेड कलर से आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। मान लो मैं ये कहता हूं कि हमारी जो सेल्स है वो 10% से घट जाती है, 10% से घट जाती है। 15 लाख का 10% कितना होता है सर, 1.5 लाख। इसका मतलब अगर हमारी सेल 13.5 लाख रुपए की हो जाती है तो क्या हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी गिरेगी? हाँ सर, हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी कितने से सर, जितने से 10% से सेल गिरी है वेरिएबल कॉस्ट भी 10% से गिरेगी। तो वेरिएबल कॉस्ट 5 लाख का 10% कितना होता है, 50,000, तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 4.5 लाख। हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 9 लाख, और हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी है, 5 लाख, तो हमारा ईबीआईटी कितना हो गया, 4 लाख। भाई सेल घटी है तो आप देखो हमारा ईबीआईटी भी घटा है, देख लो ये 5 लाख से कितना रह गया, 4 लाख रह गया, गिरावट हुई है। ये गिरावट को परसेंटेज में बताओ। सर आपने बताया परसेंटेज में निकालने के लिए चेंज इज 1 लाख डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, ओरिजिनल इज 5 लाख इनटू 100। अरे अरे वाह सर, बिल्कुल सही कह रहे हो, 20% ही आया है। आप देखिए क्योंकि हमारा ड्यूअल 2 टाइम्स है तो उसका क्या मतलब है, अगर सेल्स में 1% का चेंज आएगा ईबीआईटी में 2% का बदलाव आएगा, क्योंकि ड्यूअल 2 टाइम्स है। अब क्योंकि हमारा सेल 10% से घटा तो ईबीआईटी हमारा 20% से घटा, ईबीआईटी हमारा 20% से घटा। अब देख लो, मैं वैसे भी कह रहा हूं कि इसका हम डिटेल डिस्कशन जब मैं ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला बताऊंगा तो वहां पर इसको और अच्छे से इस बात को समझेंगे। लेकिन मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं हायर द ड्यूएल हायर द रिस्क, हायर ड्यूएल मतलब हायर रिस्क क्यों है, क्योंकि अगर ड्यूएल ज्यादा होगा इसका मतलब ईबीआईटी पे उतना मल्टीप्लाइंग असर आएगा। जैसे यहां पर ड्यूएल 2 था तो ईबीआईटी पे दुगना असर आ गया। अच्छा, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न होता है, मानते हो, तो सेल बढ़ेगी तो ईबीआईटी पे भी मल्टीपल इंक्रीज आएगा, मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज आएगा। लेकिन जब गिरेगी तो मल्टीपल टाइम्स डिक्रीज भी आएगा। हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, तो ये बात तो हम सुनते हैं, लेकिन हायर द रिस्क हायर द लॉस ये भी तो होता है ना, हमेशा एक तरफा बात थोड़ी। हायर द रिस्क रिटर्न भी ज्यादा आने की पॉसिबिलिटी है तो नुकसान भी ज्यादा आने की पॉसिबिलिटी है। अब जैसे आप देखिए, हमने अभी अभी ये ऊपर वाला एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। अब जो हमारी यहां पर एक्स लिमिटेड थी इसका ड्यूएल कितना था, 10 टाइम्स। ये तो बड़ी खतरनाक कंपनी हुई, जानते हो इसके सेल में अगर 1% का बदलाव आएगा, 1% का बदलाव आएगा तो ईबीआईटी में 10% का बदलाव आएगा। जैसे कि सपोज मैं अगर यहीं पे बोलूं कि मान लो एक्स लिमिटेड की सेल ना 10% से गिरा दो एक बार, सर 10% से गिरा देंगे तो 1.5 लाख से गिरेगी तो 13.5 लाख हो जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट भी हमारी गिरेगी क्योंकि सेल के साथ गिरती बढ़ती है वेरिएबल कॉस्ट भी, तो ये हमारी 4.5 लाख हो जाएगी। हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन 9 लाख रुपए होगा, हमारी फिक्स कॉस्ट 9 लाख रुपए की है, प्रॉफिट जीरो। प्रॉफिट जीरो होने का मतलब समझते हो, हमारा 100% प्रॉफिट गायब हो गया। चेंज इज 100%, डिक्रीज 100%। और क्यों, क्योंकि यहां पर हमारा ड्यूएल 10 टाइम्स था, ड्यूएल 10 टाइम्स था। इसका मतलब अगर गिरावट 10% की आई है सेल में तो ईबीआईटी में बदलाव 10 का नहीं आएगा, 10 गुना आएगा। 10 का 10 गुना कितना होता है, 100%। जब हमारी चीज 1 लाख से जीरो हो गई तो चेंज कितना है, 100%। फॉर्मूला देख लो आप, चेंज फॉर्मूला क्या होता है, चेंज परसेंटेज चेंज निकालने का। सर चेंज हमारा 1 लाख रुपए का है, डिवाइड बाय ओरिजिनल 1 लाख रुपए, चेंज 1 लाख डिवाइडेड बाय ओरिजिनल 1 लाख इंटू 100, कितना चेंज आ गया, 100% गिरावट। मेरे ख्याल से आपको बातें समझ में आई होंगी। अगर आपको इन एग्जाम्पल्स को नोट करना है तो ये मैं आपको वक्त दे रहा हूं, आप नोट कीजिए।
अच्छा, आपको पहले वो फोर्थ पॉइंट, पहले एग्जांपल भी कहीं नोट कर लो, मैं वो फोर्थ पॉइंट भी नोट करने का वक्त आपको दूंगा, क्योंकि फोर्थ पॉइंट मैंने अभी आपके साथ डिस्कस भी नहीं किया। ये एग्जांपल कहीं नोट करना तो कर लो आप। चलिए, आपने पॉज करके नोट किया होगा, और ये एक मैंने एक एग्जांपल दिया। ये चॉइस है आपकी, नोट करना हो तो कीजिए, नहीं तो नहीं भी करेंगे तो चलेगा। चलिए, वापस से हम ये फोर्थ पॉइंट पे आ रहे हैं। देखिए, मैंने आपको अभी जो फॉर्मूला जो आपके साथ डिस्कस किया है, वो कौन से वाला किया है? ये बेसिक वाला फॉर्मूला डिस्कस किया है। मैंने कहा इसके ऊपर मैं आगे चल के सेपरेटली बात करूंगा, पर मैं आपको अगर हल्का सा आइडिया दूं, मैंने जो अभी आपको एग्जाम्पल दिया ना, उसी से बेसिकली सेकंड वाला जो हमारा फॉर्मूला ये डिराइव होता है। जैसे कि सपोज अगर आप देखें, मैंने ये एग्जाम्पल दिया था फॉर एग्जाम्पल, ये अगर सिर्फ आप इस वाले एग्जाम्पल की बात करें, अगर हमने सेल को 20% से बढ़ाया था तो हमारा ईबीआईटी कितने से बढ़ा था? हमारा ईबीआईटी 40% से बढ़ा था। तो मैं अगर इस फॉर्मूला को देखें, हमारी से ईबीआईटी कितने से बढ़ी थी? 40 से। परसेंटेज चेंज की बात करें, और सेल कितने से बढ़ी थी? 20 से। तो 40/20 क्या होता है? 2 टाइम्स। मतलब देखा जाए तो जो हमने अभी चेंजेस निकाले उसकी मदद से भी तो डीओएल निकल सकता है। लेकिन ना, इस डीओएल के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं? क्योंकि यहां पे देखो परसेंटेज चेंज है, इसलिए हमें यहां पर 2 लेवल चाहिए होते हैं। इस बेसिक वाले फॉर्मूला के लिए 2 लेवल नहीं चाहिए, सिंगल लेवल से काम चल जाएगा। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए होते हैं? 2 लेवल चाहिए होते हैं। इसलिए हमने कहा इस पर अभी हम सेपरेटली बात करेंगे। और मैं अब आपके साथ जो ये नोट्स हैं, ये नोट्स डिस्कस कर रहा हूं। नोट नंबर 1 है कि हमारे जो ऑपरेटिंग लेवरेज है वो एसोसिएटेड होता है इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज के साथ। अब ये इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का क्या मतलब है? देखो, अगर हम अपने बिजनेस में और इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसका मतलब हम अपने बिजनेस को और बढ़ा रहे हैं। अगर बिजनेस को और बढ़ाएंगे तो बिजनेस रिस्क भी तो बढ़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए किसी की एक दुकान है, बहुत बढ़िया चलती है, और उसकी दुकान इतनी बढ़िया चलती है, उसको लगता है यार मुझे एक और दुकान खोल लेनी चाहिए नए एरिया में। तो जैसे ही वो ये डिसाइड करता है कि मुझे अब एक और दुकान खोलनी चाहिए, तो उस दुकान, जो नई दुकान खोलेगा, उसका किराया जाएगा, वहां स्टाफ रखना पड़ेगा, उसको सैलरी पे करनी पड़ेगी, वहां पे बिजली का बिल आएगा, पानी का बिल आएगा। मतलब जैसे ही मैंने ये सोचा कि मुझे एक और दुकान में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो मेरा फिर ऑपरेटिंग लेवरेज बढ़ गया। क्योंकि मैं अगर एक और दुकान में इन्वेस्टमेंट करूंगा तो वहां से बिजनेस ही तो करूंगा, और बिजनेस करूंगा तो वहां का भी तो बिजनेस रिस्क और बढ़ जाएगा, क्योंकि वहां की भी फिक्स कॉस्ट अलग से लगेंगी। मान लो एक होटल चेन है, वो अभी उसके बहुत सारे होटल हैं, उनको लगता नहीं अब एक और होटल खोलेंगे। जैसे ही वो कहते हैं एक और नया होटल खोलेंगे, तो सोचो अगर मान लो वो होटल हमने उसके लिए जमीन लीज पे ली है, तो उसका लीज रेंटल जाएगा। एक होटल के अंदर पता नहीं कितना हमने स्टाफ रखा हुआ है, हाउस कीपिंग के लिए, रूम डाइनिंग के लिए, वहां पे कितने शेफ रखे होंगे, कितने वहां पर हमने वॉचमैन रखे होंगे, कितने सिक्योरिटी के गार्ड रखे होंगे, और एन नंबर ऑफ स्टाफ होता है, उन सबकी सैलरी। सोचो अगर एक होटल की बात कर रहे हैं तो उसमें कितने रूम्स होंगे, हर एक रूम में एसी लगा होगा, हर एक रूम में टेलीविजन लगा होगा, हर एक रूम में गीजर लगा होगा, उसमें कितना ज्यादा बिजली का बिल आएगा। मतलब जैसे ही आप एक नया होटल खोलने की कोशिश करोगे, वहां पर कितने सारे फिक्स खर्चे बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो 100 बात की एक बात, अगर हम कह रहे हैं कि हम और इन्वेस्टमेंट करेंगे अपने बिजनेस में, इन्वेस्टमेंट करने से क्या मतलब है? हम अपने बिजनेस को और एक्सपैंड कर रहे हैं। अगर अभी हमारा एक होटल है तो हम 2 होटल करना चाहते हैं, अभी एक दुकान है एक और दुकान करना चाहते हैं, हमारी बैंक की अभी एक ब्रांच है एक और ब्रांच करना चाहते हैं। अगर हम ऐसे अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे तो ऑफकोर्स उस नए हमारी इन्वेस्टमेंट की, जहां पर हमने नई दुकान खोली है, नया होटल खोला है, उसके भी फिक्स खर्चे आएंगे। इसका मतलब अगर हम बिजनेस को बढ़ाएंगे तो बहुत ऑब्वियस ही बात है ना, बिजनेस रिस्क बढ़ेगा, बस वही बात है। फिर हमने दूसरा पॉइंट अभी 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 भी हमने ऑब्जर्व किया ही, देखा ही हमने, अभी उसका लॉजिक भी देखा, हायर द डीओएल हायर द ऑपरेटिंग रिस्क। और फिर हमने एक बात देखी थी, जो जेड लिमिटेड जो कंपनी थी, वहां पर अगर डीओएल 1 है, डीओएल 1 कब होगी? जब हमारा फिक्स कॉस्ट 0 होगा। फिक्स कॉस्ट 0 होने का क्या मतलब है? फिक्स कॉस्ट अगर 0 होगा तो कॉन्ट्रीब्यूशन और ईबीआईटी बराबर हो जाएगा। फिक्स कॉस्ट अगर 0 होगा, कॉन्ट्रीब्यूशन और ईबीआईटी बराबर हो जाएगा, तो 10 लाख अपॉन 10 लाख हो गया था। तो उस केस में हमारा डीओएल 1 आएगा। अगर डीओएल 1 है, दैट मींस देयर इज नो रिस्क। भाई जब फिक्स कॉस्ट ही नहीं है, जब हमारी फिक्स कॉस्ट ही नहीं है, तो बिजनेस रिस्क कहां से होगा? इफ डीओएल इज 1 देन वी कैन से दैट ऑपरेटिंग रिस्क इज 0। लेकिन ये सिचुएशन हमने लिखा है, इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। अरे फिक्स कॉस्ट 0, आप कोई बिजनेस विजुलाइज कर सकते हो जिसकी फिक्स कॉस्ट 0? मैं कह रहा हूं छोड़ो बड़े बिजनेस की बात, अगर घर के पास आपके कोई सब्जी वाला अगर ठेला भी लगाता है, उस ठेले वाले से भी पूछना, उसकी भी फिक्स कॉस्ट होगी। वो जिस तराजू से आपको सब्जी को तोल के देता है, उस तराजू का डेप्रिसिएशन, और उससे पूछना, वो बेचारा आपको अंदर की बात बताएगा कि जहां वो सब्जियां लगा रहा है रोड पर, उसका पक्का किसी ना किसी से हफ्ता बंधा हुआ होगा, उसका वो महीने का हफ्ता जाता ही जाता है, उसके बिना वो लगा नहीं सकता वहां पर। इसका मतलब एक छोटे से स्केल पर भी लोगों की फिक्स कॉस्ट है, उसके बिजनेस की फिक्स कॉस्ट है। तो सोचो, हम तो यहां पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब किसी बड़ी कंपनी का ये फाइनेंस देख रहे होंगे, तो बड़ी कंपनी की फिक्स कॉस्ट ना हो, ऐसा
होना मुश्किल है। इसका मतलब DOL अगर 1 होता है, मानते हैं कि उस केस में हमारा फाइनेंशियल ऑपरेटिंग रिस्क 0 होगा, निल होगा, लेकिन ये सिचुएशन बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट ना हो ऐसा बिजनेस ढूंढना मुश्किल है। अब आप इसको नोट कर लो, ये रहा पॉइंट नंबर 4। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, पॉइंट नंबर 5। देखिए, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज भी एक टूल है जो कि मेजर करता है किसको, फाइनेंशियल रिस्क को। जैसे डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज भी एक टूल था जिसने मेजर किया था ऑपरेटिंग या बिजनेस रिस्क को, ठीक है, ऐसे ही डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज भी एक टूल है जो कि मेजर करता है फाइनेंशियल रिस्क को। और फाइनेंशियल रिस्क किसकी वजह से राइज होता है, इंटरेस्ट की वजह से। अगर ये रिस्क इंटरेस्ट की वजह से आता है तो इसका भी फॉर्मूला डिवाइस करना कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। अपने दिमाग में क्या करोगे, विजुलाइज करेंगे। क्या विजुलाइज करेंगे, इंटरेस्ट इनकम स्टेटमेंट में कहां पर आता है। अगर हम इंटरेस्ट को देखें तो इंटरेस्ट के ऊपर इनकम स्टेटमेंट में होता है EBIT, और इंटरेस्ट के नीचे इनकम स्टेटमेंट में क्या होता है, EBT। बन गया फॉर्मूला, इंटरेस्ट के ऊपर EBIT, नीचे EBT, EBIT अपॉन EBT इज द फॉर्मूला। इसका मतलब DFL का फॉर्मूला भी याद रखना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो ट्रिक हमने DOL के लगाई वही ट्रिक यहां भी लगा दी। इंटरेस्ट को बस विजुलाइज करो इनकम स्टेटमेंट में कहां दिखता है। इंटरेस्ट के ऊपर EBIT होता है, नीचे EBT होता है, फॉर्मूला हो गया EBIT अपॉन EBT। जैसे मैंने DOL के लिए कहा था ऑल्टरनेटिव फॉर्मूले की बात हम बाद में करेंगे, ऐसे ही इसकी बात भी हम बाद में करेंगे। हम अभी DCL भी देखेंगे तो वहां पर भी उसका ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम कौन से वाले फॉर्मूला पे बात कर रहे हैं, बेसिक वाले फॉर्मूला पे बात कर रहे हैं। अब जो लॉजिक मैंने आपको DOL के लिए दिए थे, सेम लॉजिक DFL पर अप्लाई हो जाएंगे। जैसे कि सपोज मैं अगर इसी एग्जांपल की बात करूं, जो एग्जांपल मैंने आपके साथ लिया था, अगर सपोज मैं इस एग्जांपल में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर दूं तो आप देखेंगे अरे सेम ही लॉजिक तो लग गए। फॉर एग्जांपल सपोज मैं यहां पर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन ये कर दूं, सर थोड़ी क्या बहुत सारी मॉडिफिकेशन कर रहे, अरे नाम ही तो बदल रहा हूं, देखो तो सही आप। मान लो मैं ये कहता हूं कि ये हमारी EBIT है, ये हमारा इंटरेस्ट है, ये क्या है, इंटरेस्ट है, और ये हमारी EBT है, ठीक। और ये हमारा फॉर्मूला फिर क्या हो जाएगा, ये हम इसको DFL बोल रहे हैं। सारी सेम इंटरप्रिटेशन, बस मैंने कंट्रीब्यूशन की जगह EBIT लिख दिया और EBIT की जगह EBT लिख दिया, ठीक है ना। तो ये हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, EBIT अपॉन EBT। जैसे DOL के हमने इंटरप्रिटेशन दिए थे, सेम इंटरप्रिटेशन यहां दे सकते हैं। भाई EBIT मान लो 10 लाख रुपए की कमाई, 9 लाख रुपए का हमने ब्याज दे दिया, 1 लाख रुपए का EBT बच गया, तो इसका DFL कितना आ गया, 10 टाइम्स। ऐसे ही Y का DFL कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स। ऐसे ही Z का कितना आ जाएगा, 1 टाइम। Z का हम क्या बोलेंगे, फाइनेंशियल रिस्क बिल्कुल भी नहीं है। और फाइनेंशियल रिस्क क्यों नहीं है, इसका इंटरेस्ट ही नहीं है। और सबसे ज्यादा फाइनेंशियल रिस्क किसका है, सबसे ज्यादा फाइनेंशियल रिस्क एक्स लिमिटेड का है, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है। इसका मतलब हम यहां पर सेम कंक्लूजन जो हमने एक्सप्लेनेशन DOL के लिए दिया था, वही सेम एक्सप्लेनेशन हम इसके लिए भी दे ही सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। चलिए आइए वापस आते हैं यहां पर। अब मैं सपोज यहां पर आता हूं वापस, हमारा फॉर्मूला आपके दिमाग में बैठ गया। DFL का फॉर्मूला क्या है, EBIT अपॉन EBT, ठीक। याद रखने के लिए क्या करोगे, इनकम स्टेटमेंट को विजुलाइज करेंगे, इंटरेस्ट को सोचेंगे कहां पर है, इंटरेस्ट के ऊपर EBIT, इंटरेस्ट के नीचे EBT, फॉर्मूला हमारा तैयार। अब आते हैं इसके नोट्स पर। हमारा इसमें पहला नोट है कि फाइनेंशियल लेवरेज जो होता है ना, ये एसोसिएटेड होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से। ऑपरेटिंग लेवरेज किससे एसोसिएटेड था, इन्वेस्टमेंट की एक्टिविटी से। जैसे ही हम बिजनेस में और इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारा ऑपरेटिंग रिस्क बढ़ जाएगा। लेकिन यहां पर हम फाइनेंस कर रहे हैं बाहर वालों के पैसों से। अगर हम अपने बिजनेस को ये प्लान करते हैं कि बाहर वालों से फाइनेंस कराएंगे, तो ये रिस्क जो बेसिकली आया वो फाइनेंसिंग के डिसीजन की वजह से आया। देखो, फाइनेंस हम घर वालों के पैसों से भी बिजनेस को कर सकते हैं। मतलब हम अगर मान लो बिजनेस में बढ़ाना चाहते हैं और जो हमें पैसा चाहिए होगा इन्वेस्टमेंट के लिए, उस इन्वेस्टमेंट को हम इक्विटी शेयर होल्डर से भी ले सकते हैं, तो वो तो इक्विटी हो जाएगा। लेकिन हम चाहें तो हम इक्विटी को अगर डाइल्यूट नहीं करना चाहते तो हम बाहर वालों से उधार भी ले सकते हैं। अगर उधार लेंगे, फाइनेंस बाहर वालों से करवाएंगे, ये एक फाइनेंसिंग डिसीजन है, तो हमारा ये एक फाइनेंशियल रिस्क बढ़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये DFL है ये एसोसिएटेड है किसके साथ, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के साथ। और आप ये भी बात जानते हो, जरूरी थोड़ी है कि मैं बाहर वालों से फाइनेंस कराऊं। अगर जैसे मैंने कहा मैं सारा का सारा पैसा इक्विटी वालों से ही रेज करता हूं, उस केस में हमारा ये DFL नहीं होगा। इसका मतलब जिस तरीके से DOL मैंने कहा था 1 होना एक इम्प्रैक्टिकल सिचुएशन है। DOL 1 होने का मतलब आप ये मान रहे हो कि फिक्स कॉस्ट 0 होगी,
लेकिन डीएफएल का 1 होना ये इम्प्रैक्टिकल नहीं है। कितनी कंपनियां हैं ना जाने जिनका इंटरेस्ट 0 होता है, मतलब जो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं पे करती। और वो इंटरेस्ट क्यों नहीं पे करती? क्योंकि उनका सारा का सारा पैसा खुद का लगा होता है, लोन लेती ही नहीं वो कंपनियां। तो यही बात लिखी है कि फाइनेंशियल रिस्क कैन बी अवॉइडेड, और ये इम्प्रैक्टिकल नहीं है, रियलिटी है, बहुत कंपनियां नहीं लेती उधार। इफ मैनेजमेंट डिसाइड्स टू रेज फंड्स थ्रू इक्विटी, मतलब इक्विटी के थ्रू फंड्स रेज करेंगे तो हम ये रिस्क को अवॉइड कर सकते हैं। और ये वाला पॉइंट तो भी हमने देखा ही, हायर द डीएफएल हायर द फाइनेंशियल रिस्क। तो अब आप इसको भी नोट कर लीजिए, पॉइंट नंबर 5। हमने जो डीएल और डीएफएल का कॉन्सेप्ट सीखा है उसके बेसिस पर ये एक क्वेश्चन हो सकता है। आइए जरा इसको कर लेते हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन ना हमारे एग्जाम में 2 नंबर या 3 नंबर में आते हैं, ठीक है। एक बच्चे ने मुझसे पूछा अभी, जब मार्जिनल कॉस्टिंग हमने कंप्लीट कर लिया ना, तो एक बच्चे का मेरे पास मैसेज आया कि सर आपने मार्जिनल कॉस्टिंग टॉपिक में छोटे क्वेश्चंस भी करवाए हैं और थोड़े बड़े क्वेश्चंस भी करवाए हैं। छोटे क्वेश्चंस क्यों करवाए हैं? अरे भाई हमारे एग्जाम का पैटर्न अगर आप देखोगे ना, उसमें 2 नंबर वाले क्वेश्चन भी आते हैं, 3 नंबर वाले क्वेश्चन भी आते हैं। तो छोटे क्वेश्चंस करवाने का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि वो 2 या 3 नंबर के कोई क्वेश्चन आए तो आप वहां पर कर पाए। और जो छोटे क्वेश्चंस हैं कई बार वो बड़े क्वेश्चंस में ही एक पार्ट के तौर पर आते हैं। ये बात मैंने मार्जिनल कॉस्टिंग में आपको बताई भी थी। अब देखो ये एक छोटा क्वेश्चन है, ठीक है, हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन अगर एज इट इज आया तो 2 या 3 नंबर में आएगा। जब सीए इंस्टीट्यूट 2 या 3 नंबर वाले क्वेश्चन पूछ सकता है, ये सीए एग्जाम का क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में भी बहुत पॉपुलर है, तो हम क्यों नहीं पूछ सकते छोटे क्वेश्चन 2 या 3 नंबर वाले, ठीक है। और अगर मान लो कोई मैं छोटा क्वेश्चन करवा भी रहा हूं तो ऑफ कोर्स वो एक बड़े क्वेश्चन का सब पार्ट हो ही सकता है, ठीक। और मैंने आपको जितने भी मार्जिनल कॉस्टिंग के क्वेश्चंस करवाए थे वो सारे ही एग्जाम के ही थे। आइए अब हम क्या करते हैं, पहले इस क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। कहता है फॉर्म हैज सेल्स ऑफ 40 लाख रुपीज, वेरिएबल कॉस्ट 25 लाख रुपीज, फिक्स कॉस्ट 6 लाख रुपीज, और हमारा 10% डेट है, मतलब उधारी है हमारे पास 30 लाख रुपए की। इक्विटी कैपिटल हमें 45 लाख की दे रखी है और हमें कहता है ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लेवरेज निकाल दीजिए। देखिए ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लेवरेज के आपको फॉर्मूला पता ही है। हमें ऑपरेटिंग लेवरेज के लिए चाहिए कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी, और फाइनेंशियल लेवरेज के लिए चाहिए ईबीआईटी और ईबीटी। इसका मतलब हमें वो आइटम्स चाहिए जो हमारी इनकम स्टेटमेंट में होती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में मैं आपको पहला सजेशन ये दूंगा, अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आए तो पहले आप इनकम स्टेटमेंट ही बनाइए, ठीक है जी। पहले आप क्या बनाइए, इनकम स्टेटमेंट बनाइए। और इनकम स्टेटमेंट की हमारी जो शुरुआत थी वो किससे होती थी? सर हमारी शुरुआत इनकम स्टेटमेंट की होती थी सेल्स की फिगर से। तो बस ठीक है, पहले सेल ही लिखो। सेल हमारी कितने की है? सेल हमारी 40 लाख की है। एक तरीका है आप पूरा 40 लाख लिखो, 40 के आगे 5 जीरो लगाओ, और एक तरीका है कि ऊपर इन लाख से लिख दो। भाई ये ज्यादा आसान तरीका है, 5 जीरो लगाओगे, कहीं एक आध जीरो गिर गई तो आंसर गलत हो जाएगा। अब सेल्स में से क्या माइनस करें? वेरिएबल कॉस्ट जो कि 25 लाख है, ये हमारा आ जाएगा कंट्रीब्यूशन 15 लाख। इसमें से माइनस कर देंगे फिक्स कॉस्ट, क्या आएगा? ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। अच्छा ईबीआईटी कितना आया? 9 लाख आया। अब कुछ बच्चे छोटी सी बेवकूफी कर देते, छोटी क्या बेवकूफी तो बड़ी है। बच्चे 30 लाख माइनस करने की कोशिश करते हैं। ध्यान रखिए भाई 30 लाख उधारी है, ब्याज माइनस करना होता है, ब्याज मतलब इंटरेस्ट माइनस करना होता है। 30 लाख पर हम इंटरेस्ट कितना पे करेंगे? 10% के हिसाब से 3 लाख रुपए पे करेंगे। तो यहां से 3 लाख माइनस करना है, इंटरेस्ट माइनस करना है, डेट का अमाउंट थोड़ी माइनस कर देंगे। ईबीटी हमारा हो गया 6 लाख का। क्या हमें इस क्वेश्चन में कहीं पर भी टैक्स का रेट दे रखा है क्या? नहीं सर, टैक्स का रेट तो नहीं दे रखा। तो ठीक है, फिर हमारी इनकम स्टेटमेंट बस इतनी ही बन पाएगी, है ना। अब जो उसने मांगा है वो दोनों चीजें निकाल दो। पहली चीज उसने क्या मांगी हमसे? ऑपरेटिंग लेवरेज मांगा है, ए ऑपरेटिंग लेवरेज। सर आप तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज वर्ड बोल रहे थे, मैंने कहा था ना एक ही बात है,
ऑपरेटिंग लेवरेज और डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज एक ही बात है। अगर आप यहां पर DOL भी लिख दोगे तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला भूल जाओ तो क्या याद रखना है सर? ऑपरेटिंग लेवरेज मेजर करता है ऑपरेटिंग रिस्क को, और ऑपरेटिंग रिस्क आता है इस फिक्स कॉस्ट की वजह से। फिक्स कॉस्ट के ऊपर कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट के नीचे EBIT, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। तो 15/9 करके बताओ कितना आता है सर? 15/9 कुछ आ रहा है 1.6666 कुछ आ रहा है। तो अगर बहुत सारे 6 होंगे तो क्या करेंगे, राउंड ऑफ कर देंगे ना, 1.67 टाइम्स लिख देते हैं और क्या। ठीक है, ये हमारा ऑपरेटिंग लेवरेज हो गया। फाइनेंशियल लेवरेज, EBIT अपॉन EBT। फॉर्मूला भूल जाओ तो क्या याद रखना है? फाइनेंशियल लेवरेज इंटरेस्ट के रिस्क को मेजर करता है। इंटरेस्ट के ऊपर क्या है? EBIT। इंटरेस्ट के नीचे क्या है? EBT। तो ये हो गया 9/6, मतलब 1.5 टाइम्स। तो हो गया ये क्वेश्चन। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में हम आगे के कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करेंगे और जितने भी अच्छे एग्जाम के क्वेश्चंस होंगे वो हम इस रिवीजन सीरीज में सॉल्व करेंगे। देखिए, आपका ना कमेंट वीडियो पर बहुत मैटर करता है। मैं अगर किसी बच्चे को बोलूंगा ना, अरे देख लो तुम्हारा फायदा हो जाएगा इस रिवीजन क्लासेस से, बच्चे नहीं मानेंगे। लेकिन आपके लिखे हुए कमेंट से को बहुत से बच्चे जो हैं शायद उनका बेनिफिट हो, क्योंकि बहुत मैटर करता है किसी स्टूडेंट से किसी स्टूडेंट को दिया हुआ फीडबैक। तो प्लीज आप जरूर लिख के बताइएगा कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं। शायद किसी स्टूडेंट का जो आपके कमेंट को देख के इन रिवीजन सीरीज से फायदा उठा पाए, तो वो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। उसके अलावा वीडियो तो आपने लाइक कर ही दी होगी, और जैसे मैंने आपसे कहा था कि जो ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे इसका PDF कब अवेलेबल होगा? जैसे ही हमारा ये टॉपिक हम पूरा रिवाइज कर लेंगे। इन्हीं वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में आपको टॉपिक खत्म होने के बाद PDF नोट्स का लिंक दिखने लगेगा। और जो बच्चे मेरे साथ व्हाट्सएप पर जुड़े हैं वहां पर मैं शेयर करूंगा ही। मेरे साथ व्हाट्सएप पर कैसे जुड़ना है मैं एक बार फिर से बता देता हूं। ये मेरा डायरेक्ट नंबर है, मुझे एक व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा अगर आप व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है, आपकी चॉइस है। नोट्स आपको टेलीग्राम पे भी मिले जाएंगे, लेकिन अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे इस नंबर पर लिख के भेजिएगा इंटरेस्टेड इन FTB मतलब फास्ट ट्रैक बैच, या फिर रिवीजन सीरीज लिख दीजिएगा, कुछ भी लिख सकते हैं। और CAFM, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है? कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ब्रैकेट में NS मतलब न्यू सिलेबस। अपना नाम लिखिएगा और अगर हो सके तो सिटी भी मेंशन कर दीजिएगा। मैं आपको एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर दूंगा, और फिर मेरी तरफ से आपको एक कंफर्मेशन मैसेज भी आएगा, और मेरी तरफ से फिर रेगुलरली जो भी अपडेट्स होंगे इस रिवीजन सीरीज को लेकर वो आपको मिलते रहेंगे। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, बाय।